अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 31। 1 स्टार डोउजे। हरे वस्त्र पहने उस लड़की को दृढ़ता से आगे बढ़ते देख प्रशिक्षण मैदान में सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। ऊंचे चबूतरे से सभी उच्च श्रेणी के कबीले के सदस्यों ने अपनी बातचीत रोक दी और जियाओ कबीले की उस अनमोल रत्न पर ध्यान केंद्रित कर लिया। शाओ जान और तीनों बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीरता थी, साथ ही जिज्ञासा की झलक भी थी। वे सचमुच ये जानना चाहते थे कि शाओ कबीले की युवा पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति ने 1 साल के प्रशिक्षण के बाद कौन सा मुकाम हासिल किया है। डॉट 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 डॉट। यहाँ सबकी निगाहें उस लड़की पर टिक गईं जो पत्थर के स्मारक की ओर न धीमी न तेज गति से चल रही थी। उसने अपना छोटा हाथ उठाया जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा दिखाई दी क्योंकि उसकी आस्तीन पीछे की ओर खींची हुई थी। जैसे ही उसके कीमती हाथ ने पत्थर के स्मारक को धीरे से छुआ, शुनेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी आंतरिक डोउची तेजी से मजबूत हो गई। आने वाली डोउची ऊर्जा को स्वीकार करते हुए सदा शांत रहने वाला ये स्मारक प्रकाश की उज्ज्वल किरणें बिखेरने लगा। 1 स्टार डूजे। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में स्थित पत्थर के स्मारक पर चमकते हुए इन 4 विशाल शब्दों को देखकर एक क्षण के लिए सभी लोग शांत हो गए, फिर मानो जाग उठे हों वे सभी जयकारे लगाने लगे। मिस शुनेर, 1 स्टार डूजे। उन 4 चमकीले पीले अक्षरों को देखकर आश्चर्यचकित होकर ऑपरेटर ने अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। हाहा, 15 साल की डोउजे। वो सचमुच। परीक्षक की घोषणा सुनकर जियाओ जान ने हल्की सांस ली, लेकिन उसके आखिरी शब्द स्पष्ट हो गए। तीनों बुजुर्गों ने आश्चर्य भरे चेहरों के साथ हल्के से सिर हिलाया। हालांकि 12 साल की उम्र में शियाओ यान के डोउजे बनने की उपलब्धि से अभी भी थोड़ा अंतर था, लेकिन उसकी प्रशिक्षण गति को असाधारण माना जा सकता है। प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच शाओ मेई, जिसकी अभी अभी सबने प्रशंसा की थी, पत्थर के स्तंभ पर उकेरे गए 4 चमकदार शब्दों को देखकर चकित रह गई। स्मारक को घूरते हुए उसे बेबसी का एहसास हुआ। महज 15 साल की उम्र में 1 स्टार डोउजे बनना, यह उपलब्धि उसे अचंभित कर गई, जिसने शून्य से ऐसी प्रतिभा की उम्मीद नहीं की थी। भीड़ के अंत में जियाओ यान ने घबराकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर डोउजे जोन में प्रवेश कर जाएगा और 1 स्टार तक पहुंच जाएगा, जो कि केवल अपने क्यूई चक्रवात को संपीड़ित करने वाले से 1 स्तर ऊपर है। प्रशिक्षण की यह गति तो फाउंडेशन एलिक्सिर का उपयोग करके अपनी प्रशिक्षण गति बढ़ाने वाले व्यक्ति से भी तुलना की जा सकती है। शुनेर ने बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिया और नाराजगी से अपनी भौहें सिकोड़ ली, मानो उसे लोगों का ध्यान आकर्षित करना पसंद न हो। फिर वह भीड़ में वापस चली गई और शियाओ यान की हैरानी देखकर उसने शरारती मुस्कान दी। इतना घमंड मत करो, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए यह उपलब्धि मेरी अपेक्षा के अनुरूप है। अगर तुम डोउजे के स्तर तक नहीं पहुंचते तो मुझे बहुत आश्चर्य होता। जियाओ यान ने कंधे उचकाते हुए मजाक किया। ये सुनकर शुनेर का छोटा सा चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया और उसने उसकी ओर देखा। शुनेर को चटाई पर बिठाते हुए जियाओ यान अन्य कबीले के सदस्यों को परीक्षा जारी रखते हुए देखकर उबा हुआ लग रहा था। सच कहें तो 15 वर्ष की आयु से पहले अपने डोउची को 7 दुआनची तक प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हालांकि अच्छी प्रतिभा वाले लोग उतने प्रचुर मात्रा में नहीं हैं जितना कोई सोच सकता है और पूरे शियाओ कबीले में भी केवल 2 से 3% लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को अयोग्य घोषित किया जाने लगा, जिससे प्रशिक्षण मैदान का माहौल नीरस हो गया। जो लोग उत्तीर्ण नहीं हुए वे स्वीकृति के समय उदास दिखाई देते थे, लेकिन जब वे दूसरों को भी उत्तीर्ण न होते देखते थे तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। जमीन पर बैठे हुए जियाओ यान परीक्षा का अवलोकन करते रहे। 100 से अधिक परीक्षार्थी थे, लेकिन केवल 2 लोग जियाओ मेई की तरह थे और उन्हें 8 दुवान क्यूई प्राप्त हुए और किसी ने भी 9 दुवान क्यूई प्राप्त नहीं किया। डुओजे बनने की तो बात ही छोड़ दें, बेशक इसमें शुनेर को शामिल नहीं किया गया है। परीक्षा स्थल पर परीक्षार्थियों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और अंत में केवल शियाओ यान और कुछ ही लोग बचे रहे। कुछ ही देर में एक निराश युवा परीक्षार्थी खड़ा हुआ और ऊपर चला गया, हालांकि वह जानता था कि उसके उत्तीर्ण होने की कोई संभावना नहीं है। अंतिम दर्जन भर परीक्षार्थियों के बारे में सभी जानते थे कि ये लोग समूह में सबसे निचले पायदान पर थे और यदि निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं होती तो संभवतः ये लोग बिना परीक्षा दिए ही अयोग्य घोषित हो जाते। जियो यान नीचे स्थित पत्थर के स्तंभ के बगल में खड़े होकर संचालक ने बड़ी मुश्किल से नाम की घोषणा की। शाओ यान गेगे, अब तुम्हारी बारी है, शुनेर ने कोमल स्वर में कहा। उसके छोटे छोटे कोमल हाथ शाओ यान का हाथ हल्के से थामे हुए थे। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें खोली और अभ्यास मैदान का जायजा लिया। अपनी असफलता की उम्मीदों से भरी निगाहों को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। धीरे धीरे उठते हुए जियाओ यान ने अपना सिर ऊंचे चबूतरे की ओर घुमाया और जियाओ जान को देखकर मुस्कुराया। अपने बेटे को मुस्कुराते हुए आगे आते देख जियाओ जान ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाया, एक हाथ से चाय का कप आगे बढ़ाया और सहजता से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। चुपचाप सांस लेते हुए जियाओ यान आत्मविश्वास से पत्थर के खंभे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने हंसते हुए कबीले के सदस्यों की आंखें चौड़ी कर दी। जटिल निगाहों के बीच जियाओ यान आखिरकार काले स्मारक तक पहुंच गई। अपने सामने काले वस्त्र पहने युवक को देखकर परीक्षक ने मन ही मनाह भरी। उस वर्ष जब शियाओ यान ने चमत्कार किया था वह उसका प्रत्यक्षदर्शी तो था ही, लेकिन साथ ही वह उस प्रतिभा के 3 साल बाद के दुखद कदमों का भी साक्षी था। यदि आज का चमत्कार न होता तो इस युवक की परीक्षा भी अंतिम होती।
प्रशिक्षण मैदान पर सबकी निगाहें शियाओ यान पर टिकी हुई थी, जिसकी छाती धीरे धीरे फूल रही थी क्योंकि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे ठंडे कठोर पत्थर के खंभे पर टिका दिया। इस समय सबकी निगाहें स्मारक पर टिकी हुई थीं। वे सब जानते थे कि यह आखिरी बार था जब वे उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को देख रहे थे जिसने कभी डोउची परीक्षा में वुतान शहर को चौंका दिया था। पत्थर का स्मारक एक पल के लिए शांत हो गया, फिर अचानक तेज रोशनी चमक उठी। पत्थर के स्मारक पर चमकीले पीले रंग के शब्द अंकित थे, जिन्हें देखकर मैदान में मौजूद सभी लोगों के दिल एक पल के लिए ठहर गए। डू जीली 7 डुआन। अध्याय 32 चुनौती। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। मैदान में मौजूद हर कोई स्मारक पर लिखे 5 शब्दों को देखकर स्तब्ध रह गया। उनके चेहरे के भाव रंग बिरंगे थे और जल्द ही मैदान भर में अनगिनत गहरी सांसों की आवाज गूंज उठी। कचा ऊंचे चबूतरे पर जियाओ जान का जैद का प्याला चूर चूर हो गया क्योंकि धूल और चाय का मिश्रण उसके हाथ से नीचे टपक रहा था। 7 दुआन, यानेर, तुमने सच में कर दिखाया। काले स्मारक के नीचे खड़े उस युवक को देखकर जियाओ जान की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि 7 दुआन क्यूई तक पहुंचने के लिए जियाओ यान ने वाकई बहुत मेहनत की होगी। शियाओ जान के बगल में बैठे तीनों बुजुर्गों के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। महज 1 साल पहले 3 दुआनची से 7 दुआनची तक पहुंचना, ये गति असंभव। हे कुलपति का फाउंडेशन एलिक्जिर वाकई बहुत अच्छा है। हे दूसरे बुजुर्ग ने सूखे गले से घूंट भरी और अपने सदमे को पहले वाले ताने के साथ मिलाकर एक हास्यास्पद भाव बना लिया। जियाओ जान ने अपनी उत्तेजना छिपाए बिना कहा, दूसरे बड़े, क्या आपको सच में लगता है कि दूसरे स्तर के फाउंडेशन एलिक्सिर का इतना शक्तिशाली प्रभाव होता है? दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर रुककर सोचा। वह मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि भले ही फाउंडेशन एलिक्जिर से प्रशिक्षण की गति बढ़ सकती है, लेकिन 1 साल के भीतर 4 डुआंची बढ़ाना शारीरिक रूप से असंभव है। काले स्मारक के बगल में ऑपरेटर स्मारक पर लिखे शब्दों को खाली निगाहों से घूर रहा था क्योंकि उसका भावहीन चेहरा अब सदमे से भरा हुआ था। जियो यान डू ZQE 7 डुआन उच्च स्तर। अपने सदमे को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए ऑपरेटर ने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में कुछ कंपन सुनाई दे रही थी। ऑपरेटर की घोषणा सुनते ही पहले से शांत मैदान एकदम सन्नाटे में डूब गया। किसी ने अपने कपड़े तक नहीं हिलाए और न ही कोई हलचल हुई। भीड़ में जियाओ मेई ने अपने लाल होठों को ढक लिया क्योंकि अविश्वसनीय सदमे के क्षण में उसका चेहरा जम गया था। 1 साल में 4 दुआनची का विकास करना किसी मिथक जैसा था जो केवल कहानियों में ही सुनने को मिलता था। यह एक ऐसी गति थी जिसे 3 साल पहले अपने चरम पर रहे शाओ यान भी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन एक विकलांग व्यक्ति से मिलने वाली यह असाधारण गति उनकी आंखों के सामने प्रदर्शित की गई। जटिल भावनाओं से घिरी जियाओ मेई ने काले स्मारक के बगल में खड़े युवक को घूरते हुए देखा, तभी उसके मन में एक विचार आया। ऐसा लगता है कि उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा वापस आ गई है। प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर शियाओ निंग, जो शियाओ यान का अपमान करने के लिए तैयार थी, स्मारक को खाली निगाहों से घूर रही थी और फुसफुसा रही थी। ये कैसे संभव है? स्मारक पर सुनहरे अक्षरों में लिखे शब्दों को देखते हुए जियाओ यान ने राहत की सांस ली। चारों ओर की जटिल निगाहों को देखकर उसे 3 साल पहले के अपने गौरवशाली अनुभव याद आ गए। अब जब उनकी प्रशिक्षण प्रतिभा वापस आ गई थी, तो उन्होंने एक परिपक्व मानसिकता और दृढ़ निश्चय भी प्राप्त कर लिया था। जिस स्मारक ने उसका भाग्य तय किया था, उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ध्यान से देखते हुए जियाओ यान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसका शांत और संयमित व्यवहार 3 साल पहले के उसके प्रफुल्लित रवैये से बिल्कुल विपरीत था। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान सबकी तीखी निगाहों के बीच से नीचे उतरी और जुनेर के बगल में बैठ गई। हालांकि शियाओ यान स्मारक से जा चुका था, फिर भी पूरा मैदान शांत था। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जियाओ जान खुशी से खड़ा हो गया और मैदान में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा। परीक्षा समाप्त हो गई है। अब जो लोग पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें पास हो चुके व्यक्ति को चुनौती देने का मौका मिलेगा। याद रखना, मौका सिर्फ 1 बार मिलेगा। जियाओ जान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर प्रशिक्षण मैदान में अफरा तफरी मच गई। जो लोग कट ऑफ से मामूली अंतर से चूक गए थे, उन्होंने कट ऑफ में सफल होने वालों की ओर तीखी निगाहें डाली। चुनौती भरी निगाहों को देखकर चुने गए कबीले के लोग तिरस्कार से अपना सिर उठा लेते थे। 6 दुआनची और 7 दुआनची के बीच बहुत बड़ा अंतर था और बिना किसी विशेष घटना के 6 दुआनची वाला व्यक्ति 7 दुआनची वाले व्यक्ति को छू भी नहीं सकता था। दुआनची परिवार के 6 लोग ये बात भली भांति जानते थे, लेकिन कबीले के उच्च वर्ग में बने रहने का यह उनका आखिरी मौका था। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद में प्रयास करना ही होगा। शाओ जान के शब्दों के साथ ही प्रशिक्षण मैदान का माहौल अजीबोगरीब हो गया। चयनित प्रतिभागियों पर तीखी निगाहें घूम पड़ी और चुपचाप सबसे कमजोर प्रतिद्वंद्वी का चुनाव कर लिया गया। जमीन पर बैठे हुए शियाओ यान ने अचानक आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। अधिकांश निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जिसे इतनी आसानी से हराया जा सके? कुछ पल के सदमे के बाद जियाओ यान मन ही मन हंस पड़ी। शाओ यान ने 1 साल में ही 4 डुआन क्यूई की छलांग लगा दी। ये चौंकाने वाला तो है, लेकिन इतना चौंकाने वाला कि बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए वे सोचते हैं कि शाओ यान सबसे आसान प्रतिद्वंद्वी है। उनके बगल में बैठी शुनेर ने समझाया। लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जियाओ यान ने अपने वस्त्र से धूल झाड़ते हुए कहा, वे इस पर विश्वास न करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन वे जान जाएंगे। शुनेर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंततः कुछ समय की शांति के बाद किसी से यह सहन नहीं हो सका और वह खड़ा हो गया। एक हष्टपुष्ट युवक सबकी निगाहों के सामने तेजी से शियाओ यान के सामने आया और जोर से बोला, शियाओ यान कृपया। हालांकि वह युवक आदरपूर्वक व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसके सामने बैठी शियाओ यान को उसकी आंखों में अविश्वास की झलक साफ दिखाई दी।
साथ ही उसके चेहरे पर घमंडी तिरस्कार का भाव भी था। ऐसा लगता है कि वह शियाओयान द्वारा पहले दिए गए विकलांग वाले उपनाम से उबर नहीं पाया है। अध्याय 33 प्रमाण। तेज तर्रार चुनौती देने वाले को देखकर बाकी अयोग्य कबीले के सदस्यों ने अफसोस भरी आह भरी। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी शियाओयान के सामने खड़े उस हटे कट्टे युवक से ईर्ष्या कर रहे हों। शियाओयान ने युवक को गौर से देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। हालांकि वह कबीले के सभी सदस्यों को नहीं जानता था, फिर भी उसके मन में सामने खड़े युवक के बारे में काफी कुछ धारणा बन गई थी। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो उस युवक का नाम शियाओके था और वह पहले बुजुर्ग का समर्थक था। आमतौर पर वह शियाओनिंग के पीछे एक छोटे से गुर्गे की तरह चलता था और जब शियाओयान की प्रतिभा वाली छवि खराब हुई तो शियाओके ने उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। पुरानी यादों को याद करते हुए जियाओयान के होंठ एक खतरनाक कोण पर मुड़ गए। मुस्कुराती हुई शुनेर की ओर मुड़कर देखते हुए जियाओयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। शाओयान के इतनी आसानी से जवाब देने को देखकर शाओके की भौहें तन गईं और उसके मन में डर बैठ गया। सूखे गले से घूंट भरते हुए शाओके को अपनी लापरवाही पर पछतावा होने लगा। हालांकि उसे कुछ हद तक पछतावा था, लेकिन जियाओ के पीछे नहीं हट सकता था और उसे आगे बढ़ना ही पड़ा। नहीं, 1 साल में 4 दुवांची जुटाना नामुमकिन है। इस आदमी ने जरूर सबको बेवकूफ बनाने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। मैं उसे जरूर हरा दूंगा। मन ही मन खुद को हिम्मत देते हुए शाओके मुस्कुराया, तो फिर मैं देखूंगा कि शाओयान बियाउदी कितना ताकतवर है। शाओयान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। खड़ा होकर वह प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच गया और शाओके को अपने पीछे आने का इशारा किया। शांत स्वभाव वाली शाओयान को देखकर शाओके का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका आत्मविश्वास कम हो गया। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वह कड़े कदमों से मैदान में चला गया। मैदान में मौजूद उन 2 लोगों को देखते ही वहां से न गुजरने वाले लोगों की चौकस निगाहें भी तेजी से उन दोनों पर टिक गईं। ऊंचे चबूतरे पर जियाओजान ने अपने लिए लाए गए एक रुमाल को लिया और अपने हाथ से चाय के अवशेष साफ किए, साथ ही अपनी आंखों में तनाव के भाव के साथ प्रशिक्षण मैदान को ध्यान से देखता रहा। सच कहें तो न केवल युवा पीढ़ी को शियाओयान की उपलब्धियों पर संदेह था, बल्कि शियाओजान खुद भी इस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। ये शियाओयान पर अविश्वास के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था कि मात्र 1 वर्ष में 4 दुवांची को पालना कितना असंभव काम था। यह अमानवीय था। 4 साल पहले का शियाओयान भी इसे हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यह उपलब्धि इतनी अविश्वसनीय थी कि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। लेकिन चाहे यह नकली हो या असली, चाहे दूसरे इस पर विश्वास करें या न करें, एक बार जब शियाओयान लड़ेगा तो उसकी असली ताकत सामने आ जाएगी। उस समय सभी के विचार या तो सही साबित होंगे या गलत। शाओजान के अलावा तीनों बुजुर्गों की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उनके हाथों ने अपनी अपनी कुर्सियों पर गहरे हाथों के निशान बना लिए थे और उनकी भ्रमित आंखें प्रशिक्षण मैदान को घूर रही थीं। हरे पत्थरों से बने प्रशिक्षण मैदान में सबकी निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। एक बार जब शियाओयान और शियाओके के बीच लड़ाई हो जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ये तो पक्का नकली है। प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर शियाओनिंग ने अपने सूखे होठों को चाटा और गुस्से से फुसफुसाया। ये तो नकली होना चाहिए, है ना? भीड़ के बीच जियाओ मेई ने अपने होंठ दबा लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 साल से अपाहिज रहे उस युवक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। लगातार घूरती निगाहों के बीच प्रशिक्षण मैदान में शियाओयान और शियाओके ने अपनी औपचारिक रस्मों को पूरा कर लिया था और अब वे लड़ने के लिए तैयार थे। शाओके के दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे और हल्की ऊर्जा उसके हाथों के चारों ओर घूमने लगी थी। गहरी सांस लेते हुए शाओके ने जमीन पर जोर से पैर पटका और शाओयान की ओर बढ़ने लगा। निम्न स्तर की लड़ाइयों में कोई जटिल हावभाव नहीं होते थे और वे सबसे सरल हमलों से बनी होती थी। स्प्लिटिंग माउंटेन हैंड। तेजी से शियाओयान के पास पहुंचते हुए शियाओके ने अपने दाहिने हाथ से 2 ची को इकट्ठा किया और तेजी से शियाओयान की छाती पर वार किया। स्प्लिटिंग माउंटेन हैंड एक मध्य हुआंग डो तकनीक है जो केवल 5 डुआन क्यूई और उससे अधिक स्तर के कबीले के सदस्यों के लिए उपलब्ध थी। तेज हवा के झोंके से शियाओयान के चेहरे पर बिखरे बाल उड़ गए और उसकी गहरी आंखें दिखाई दी। पलकें झपकाते हुए शियाओयान ने पास आते हाथ को ध्यान से देखना शुरू किया। जब हाथ आखिरकार शियाओयान के कंधे तक पहुंचा तो शियाओयान ने बड़ी आसानी से बाईं ओर एक कदम बढ़ा लिया। 1 साल के शारीरिक प्रशिक्षण के कारण शियाओयान की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। महज एक कदम में शियाओयान ने शियाओके के हमले से खुद को बचा लिया। उसी समय शियाओयान ने अपने शरीर को हल्के से मोड़ा और अपना हाथ शियाओके की बांह के बीच से निकालकर उसके कंधे पर इस तरह रखा जैसे वह पेड़ से पत्ता तोड़ रहा हो। शटर रॉक हैंड। शटर रॉक हैंड एक निम्न हुआंग स्तर की डो तकनीक है जिसे सीखने के लिए केवल 3 डुआंची की आवश्यकता होती है। पिंग। एक धीमी सी आवाज आई जब शियाओयान का हाथ शियाओके के कंधे पर जोर से पड़ा, जिससे शियाओके का लाल चेहरा पीला पड़ गया। एक हल्की सी आह भरते हुए वह धीरे धीरे पीछे हटता गया और अंत में उसके पैरों में ताकत नहीं बची और वह कछुए की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। शियाओके की हार ने कई बातें साबित कर दी। एक ही हमले में अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करते हुए शियाओयान ने उगकर अपना सिर हिलाया। इस तरह का प्रतिद्वंदी शियाओयान के लिए कोई चुनौती ही नहीं था। ऑक्टेन ब्लास्ट की तो बात ही छोड़िए, शियाओयान ने अभी तक अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। बेशक जियाओयान की ऊब-भरी भावना के विपरीत मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था। उनमें से कई ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि जियाओयान का दुवांची स्तर कम से कम 7 होना चाहिए था, तभी उसने 6 दुवांची स्तर वाले जियाओके को आसानी से हरा दिया था। इस बारे में सोचते हुए शियाओयान का पिछला शानदार प्रदर्शन सच साबित हुआ। महज 1 साल में 4 दुवान क्यूई की संख्या बढ़ाना उनका ये परिणाम चमत्कार के भीतर एक चमत्कार था। ऊंचे चबूतरे पर पहुंचकर जियाओजान ने राहत की सांस ली, मानो उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ये सच है, 7 दुवान क्यूई। पराजित शियाओ के को देखकर शियाओ मेई ने अपने छोटे हाथ से अपने लाल होठों को ढक लिया और वह सिसकने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 34, पीछे मुड़ना। काले कपड़े पहने और हाथ पीछे बांधे उस युवक को देखकर पूरा मैदान फिर से शांत हो गया। ऊंचे चबूतरे पर जियाओ जान की मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई और अंत में वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। शाओ जान की खिलखिलाती हंसी सुनकर तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और आह भरी। हालांकि उन्होंने शाओ यान के खिलाफ कुछ और करने की कोशिश नहीं की। शाओ यान द्वारा दिखाई गई क्षमता ने उन्हें हार का एहसास दिलाया। एक साल में 4 दुवांची हासिल करना किसी को भी चौंका देने वाला था। उनके बेटे और पोते तो कभी भी उस गति तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हल्के मन से जियाओ जान ने ताली बजाते हुए घोषणा की, जियाओ के जी एर हार गया है। आशा है कि आप कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। टीएल जी एर को चीनी भाषा में भतीजा कहते हैं। प्रशिक्षण मैदान में पीले चेहरे वाले शियाओ के ने घोषणा सुनी और निराशा से अपना सिर झुका लिया। अपने से कुछ ही दूरी पर खड़े काले कपड़े पहने युवक को देखकर उसे याद आया कि कैसे उसने ठीक 1 साल पहले उसी व्यक्ति का अपमान किया था और उसे विकलांग कहा था। अब 1 साल बाद वह विकलांग कबीले के शीर्ष के काफी करीब था और उससे कहीं आगे निकल चुका था। इस भारी अंतर ने शियाओ के को कुछ महीने पहले हॉल में सुने गए शब्दों की याद दिला दी। 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, अब गरीब होने के कारण मुझे धमकाने की हिम्मत मत करना। कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए शियाओ के बड़ी मुश्किल से उठा। शियाओ यान को थोड़ा झुककर प्रणाम करते हुए शियाओ के की आवाज से पहले वाला सारा घमंड गायब हो गया था। शियाओ यान बियाओदी, आप जीत गए। आपके ठीक होने पर बधाई। सिर हिलाते हुए जियाओ यान की निगाहें धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान पर घूम गईं और जिन लोगों की निगाहें उसकी गहरी आंखों से मिली वे सभी घबराहट और बेचैनी के साथ अपनी निगाहें फेर लेते थे। शियाओ मेई पर टकटकी लगाकर जो उसे घूर रही थी, शियाओ यान ने अपना चेहरा उन कबीले वालों की ओर घुमाया जो वहां से नहीं गुजरे थे और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहेगा? शियाओ यान को देखते हुए शियाओ के जाने से पहले शियाओ यान को चुनौती देने के लिए उत्सुक कबीले के सभी लोग चुप हो गए और आकाश की ओर देखने लगे, मानो शियाओ यान की बातों का उन पर कोई असर ही न हो। उनमें से कोई भी आगे बढ़कर दूसरा चुनौती देने वाला नहीं बना। मूर्ख होने का नाटक करने की बचकानी हरकतें देखकर शियाओ यान ने हल्के से कंधे उचकाए और वापस चली गई। शियाओ यान को अपने बगल में बैठे देख शुनेर ने खेत का जायजा लेते हुए मुस्कुराया। अपने बालों की एक लट उठाकर उसे घुमाते हुए उसने फुसफुसाया, शियाओ यान, 3 साल पहले लोग तुम्हें इस तरह देखते थे। 3 साल पहले मैं उनकी आदरपूर्ण और भयभीत निगाहों से रोमांचित हो जाता, लेकिन आज मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। जियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ और हंस पड़ा। तो फिर शियाओ यान गेगे परिपक्व हो गई है। शुनेर ने शरारती अंदाज में अपनी आंखें झपकाईं। तुमसे ज्यादा समझदार नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर 1000 साल पुराना कोई राक्षस छिपा हो। एक लड़की के हाथों समझदार कहलाने पर शियाओ यान हंसे बिना नहीं रह सका। जुनेर के सिर को प्यार से सहलाते हुए उसने मुस्कुरा दिया। ये सुनकर शुनेर ने शाओ यान को गुस्से से देखा और उसके कोमल चेहरे पर फटकार के भाव आ गए। कोई लड़की कितनी भी बेफिक्र क्यों ना हो, उसे बुढ़िया राक्षस कहलाना कभी पसंद नहीं होता। शुनेर के फटकार भरे भाव इतने आकर्षक थे कि उन्होंने आसपास के युवकों और यहां तक कि कुछ लड़कियों की निगाहें भी अपनी ओर खींच लीं। वो बदमाश, हद से ज्यादा अकड़ू शाओ निंग बाकी लोगों की तरह शुनेर के फटकार भरे भाव से आकर्षित हुआ, लेकिन शुनेर और शाओ यान के बीच की अंतरंग बातचीत देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसकी ईर्ष्या ने उसकी समझदारी को ढक लिया क्योंकि उसे लगा कि पूरे कुल में केवल वही शुनेर की बराबरी कर सकता है, लेकिन बाद में सोचने पर उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कुछ भी कर ले, शुनेर शायद ही कभी मुस्कुराती थी। दूसरी ओर शाओ यान, जो एक विकलांग था, हमेशा शुनेर को हंसा सकता था। उन दोनों के बीच का यह अंतर देखकर शाओ निंग गुस्से से दांत पीसने लगा। बदमाश, मैं तुम्हें अभी घमंडी बने रहने दूंगा, लेकिन जब तुम्हारा यौवन संस्कार आएगा तो मैं तुम्हें शुनेर के सामने तुम्हारे टूटे हुए दांत ढूंढने पर मजबूर करूंगा। मुट्ठी भींचते हुए शियाओ निंग ने पालथी मारकर बैठे शियाओ यान को ठंडी निगाहों से देखा। यद्यपि पिछले वर्ष शियाओ यान की प्रशिक्षण गति देखकर शियाओ निंग भी चकित था, फिर भी वह अपने उस अभिमानी स्वभाव को नहीं बदल सका जो उसे हमेशा से रहता था। इसके अलावा शियाओ निंग, जो पूरे कबीले में एकमात्र पुरुष था जिसकी तुलना शुनेर से मुश्किल से ही की जा सकती थी, शियाओ यान के अचानक प्रदर्शन से खतरे का आभास कर रहा था। उसके ताकतवर होने से पहले मैं उसकी जमकर पिटाई करूंगा। सबसे अच्छा नतीजा ये होगा कि पिटाई से उसके शरीर पर निशान पड़ जाएगा और वह अपनी ट्रेनिंग से टूट जाएगा। अपने बुरे विचारों में खोए हुए शियाओ निंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भले ही शियाओ यान का दुवांची स्तर 7 था, शियाओ निंग को अपने 8 दुवांची पर पूरा भरोसा था। आखिर 7 दुवांची के बाद हर दुवांची स्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है। शुनेर से धीमी आवाज में बात करते हुए शियाओ यान की नजरें प्रशिक्षण मैदान के किनारों पर इधर उधर घूम रही थीं और उसकी नजर शियाओ निंग के चेहरे पर मुस्कान पर पड़ी। कुछ देर सोचने के बाद शियाओ यान को समझ आया कि मुस्कान किस बारे में थी और वह खुद भी मुस्कुराया, मन ही मन सोचते हुए, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को भी नहीं छुपा सकता वह किसी भी तरह से खतरा नहीं हो सकता। डॉट 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 डॉट। जब शियाओ यान से हार गया तो किसी और ने शियाओ यान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और जो कबीले के लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए उन्होंने दूसरों पर नजरें गड़ा दी। लेकिन कुछ दौर की चुनौतियों के बाद केवल 2 लोग ही भाग्य और अपनी जानी पहचानी 2 तकनीकों के दम पर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने और युवावस्था समारोह के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। धीरे धीरे शांत होते प्रशिक्षण मैदान को देखते हुए मुस्कुराते हुए जियाओ जान खड़े हुए और अगले महीने होने वाले वयस्कता समारोह के बारे में कुछ सूचनाओं के साथ परिणामों की घोषणा की।
धीरे धीरे उठते हुए जियाओ यान ने मंच पर खुश जियाओ जान की ओर मुस्कुराया, जबकि जियाओ जान ने अपने योग्य बेटे को थम्स अप देने में कोई कंजूसी नहीं की। अपने कपड़ों से धूल झाड़ने के तुरंत बाद जियाओ यान को एक सुगंधित खुशबू महसूस हुई। अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि जियाओ मेई उसके सामने खड़ी है और उसने पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? शाओ यान के चेहरे पर भावहीनता और शीतलता देखकर शाओ मेई का साहस डगमगा गया और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, शाओ यान बधाई हो। धन्यवाद। हल्का सा सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने अपने बगल में बैठी शुनेर की ओर देखा। शाओ यान बियाओ दी, मेरे पिताजी कल 2 तकनीक हॉल में उच्च हुआंग स्तर की 2 तकनीक स्वयं सिखाएंगे। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? शाओ मेई मुस्कुराए और उसकी स्त्रीत्व की मोहकता और युवावस्था की कोमलता के मेल ने एक ऐसा प्रश्न रच दिया जिसका जवाब देना बेहद लुभावना था। ये सुनकर शियाओ यान की भौहें थोड़ी सी तन गईं। ठीक उसी समय जब शियाओ यान शियाओ मेई को अस्वीकार करने का बहाना ढूंढने ही वाला था, तभी एक पीली सफेद बांह उसके हाथ में घुस गई और उससे लिपट गई। चौंक कर शियाओ यान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे मुस्कुराती हुई शुनेर दिखाई दी। शाओ मेई बियाओ जी, मुझे बहुत खेद है। शुनेर ने शाओ यान गेगे को कल भूटान शहर घूमने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए वह शाओ मेई बियाओ जी के साथ 2 टेक्निक हॉल नहीं जा सकते। स्तब्ध निगाहों के बीच शुनेर ने शाओ यान का हाथ थाम लिया और उसके कोमल चेहरे पर क्षमा का भाव झलक रहा था। अध्याय 35 अपराध बोध। शुनेर की बातें सुनकर शियाओ मेई रुक गई और उसने ध्यान से विचार किया। अगर कबीले की कोई और लड़की होती तो शियाओ मेई को पूरा भरोसा था कि वह अपनी सुंदरता और प्रतिभा के बल पर जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन शुनेर के सामने शियाओ मेई को हार स्वीकार करनी पड़ी। शाओ यान के चेहरे पर कोई भाव न देखकर शाओ मेई ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी और हार मानकर वहां से चली गई। प्रशिक्षण मैदान में मौजूद भीड़ शाओ यान को घूर रही थी, जिस पर शुनेर झुकी हुई थी और उन सभी को ईर्ष्या का अनुभव हो रहा था। शुनेर, जो पूरे कुल की सबसे प्रतिभाशाली सदस्य थी, भला किसी पुरुष के साथ इतनी करीबी कैसे हो गई? शियाओ मेई को अजीब तरह से दूर जाते देख शियाओ यान दंग रह गया और मुस्कुराती हुई शुनेर को देखकर उसने ताना मारा, लड़की तुम क्या कर रही हो? शुनेर अब भी शियाओ यान की बांह पकड़े हुए थी। उसने घूरती भीड़ की ओर देखा और मासूमियत से कहा, क्या शियाओ यान वैसे भी उसे अस्वीकार करने ही वाली नहीं थी? ये सुनकर जियाओ यान ने अपनी आंखें घुमाई। उसके मन में जो बहाना था वह शुनेर के बहाने से बिल्कुल अलग था। जियाओ मेई के चेहरे पर अजीब भाव याद करके जियाओ यान ने असहाय होकर सिर हिलाया और सोचा, क्या शुनेर ने जानबूझकर ऐसा किया? बस शुनेर को ये पसंद नहीं आया कि शियाओ मेई कितनी जल्दी बदल गई। हाँ, साथ में 2 तकनीक सीखने के लिए 2 तकनीक हॉल जाना। उसने तुम्हें पिछले 3 सालों में कभी बुलाया ही नहीं। शुनेर ने आसपास की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए शियाओ यान को धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान से बाहर खींच लिया। उसी समय उसने कुछ बुदबुदाया जो केवल शियाओ यान ही सुन सकती थी। लगता है उसे वाकई ये पसंद नहीं आया कि शियाओ मेई कितनी जल्दी बदल गई। हल्के से कंधे उचकाते हुए जियाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ जुनेर की बात से सहमति जताई। 3 साल पहले जियाओ मेई उसके काफी करीब थी, लेकिन जब जियाओ यान को विकलांग की उपाधि मिली तब उसे जियाओ मेई की वास्तविकता का पता चला। शियाओ यान और शुनेर को मैदान से जाते देख शियाओ निंग का चेहरा तन गया और उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी। ईर्ष्या के मारे उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं। बदमाश, 1 महीने बाद मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। शियाओ निंग ने गुस्से में ये शब्द थूकते हुए कहे और ट्रेनिंग मैदान से बाहर निकल गया। ऊंचे चबूतरे पर जियाओ जान जाने ही वाला था कि उसने ये दृश्य देखा और शुनेर और जियाओ यान को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। यानेर, क्या वह शुनेर को पसंद करता है? शुनेर का बैकग्राउंड, यहाँ तक कि नालन यानरान भी उसके सामने कुछ नहीं। प्रतिभा के मामले में भी उसके पीछे की शक्ति से स्वीकृति पाना बेहद मुश्किल होगा। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ जान ने आह भरी और धीरे धीरे वहां से चला गया। चलते समय जियाओ यान अचानक सब कुछ भूल जाता था क्योंकि उसे अभी अभी हुई घटना याद आ जाती थी। एक मोड़ मुड़ते ही शुनेर ने अचानक लाल चेहरे के साथ शियाओ यान का हाथ छोड़ दिया। अपने गाल फुलाते हुए उसने शियाओ यान को आरोप भरी निगाहों से देखा। आगे बढ़ने की जो गति उसे खींच रही थी उसे खोते हुए जियाओ यान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने बेवजह आह भरी। उसकी नजर जुनेर पर पड़ी और वह सोचने लगा कि जुनेर ने क्या इशारा किया था। शाओ यान की खाली निगाहों को महसूस करते हुए शुनेर का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके हाथ अनायास ही ऊपर उठ गए और उसने कहा, शाओ यान गेगे तुम। एहम। बेहोशी से जागते हुए जियाओ यान को जोर से खांसी आई और उसका चेहरा अस्वस्थ रूप से लाल हो गया। उसने सोचा, मैं इतना नीच कब हो गया कि अपनी ही बहन के बारे में ऐसा सोचने लगा। हालांकि शुनेर और शियाओ यान का खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी वे 1 दशक से अधिक समय तक साथ रहे और उनका रिश्ता सगे भाई बहन से कुछ कम नहीं था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि शियाओ यान शुनेर को अपनी छोटी बहन मानता था और जब उसे अपने विचारों का एहसास हुआ तो उसे अपराधबोध और घृणा हुई। इस अचानक एहसास के साथ ही माहौल काफी असहज हो गया। शुनेर ने अपना सिर झुका लिया और उसकी हमेशा की शालीनता की जगह एक लड़की की शर्मिंदगी झलक रही थी। कभी कभी वह तिरछी नजर से शियाओ यान के चेहरे के किनारे को देखती जो सीधे आगे देख रही थी। उस असहज माहौल में वह छोटा सा रास्ता भी एक महान विजय की तरह लग रहा था जिसे पूरा करने में अनंत काल लग गया। बेशक भले ही यह विजय अभियान कितना भी लंबा लगा हो, इसका एक अंत था जहां रास्ता 2 दिशाओं में बढ़ गया। यहीं पर जियाओ यान ने धीरे से अलविदा कहा और भागने लगी। जियो यान गे। घबराई हुई शाओ यान को देखकर शुनेर दंग रह गई और फिर उसने आवाज लगाई, रुककर। जियाओ यान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे जुनेर एक विलो पेड़ के नीचे खड़ी दिखी और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। शुनेर ने हरे रंग का चोला पहना हुआ था जिसकी बैंगनी रंग की बेल्ट हवा में लहरा रही थी।
वह और उसके पीछे खड़ा विलो का पेड़ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जो देखने में अवास्तविक लग रहा था। कल क्या तुम शून्यर के साथ जाओगे? विलो पेड़ की शाखाओं के नीचे लड़की का कोमल चेहरा लाल हो गया था और उसके सुंदर दांत उसके गुलाबी होठों को काट रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी उम्मीद के साथ शियाओ यान को देख रही थीं। अध्याय 36 हास्यपूर्ण सफलता। यह मानना मुश्किल था कि इतनी खूबसूरत शून्यर ऐसे बचकाने शब्द बोलेगी। उसके आकर्षण ने शियाओ यान के मन को फिर से भड़का दिया। स्वयं की फिर से मौन आलोचना करते हुए जियाओ यान ने दबी हुई आवाज में उत्तर दिया। इसके बाद वह जुनेर की मुस्कुराती निगाहों के बीच से भाग निकला। शाओ यान को जाते हुए देखकर शुनेर हंसते हुए अपना मुंह ढक लेती है। फिर वह अपनी भौहें सिकोड़कर पास ही स्थित एक तालाब की ओर चली जाती है। तालाब में पड़ रहे प्रतिबिंब में एक सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे। उसके हर हाव भाव में एक अवर्णनीय आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। कितनी सुंदर हो तुम! एक चक्कर लगाते हुए शुनेर के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। कुछ ही दूरी पर बाहर के कारनामों के बाद कबीले में लौटे दो युवक मुंह खुला रखकर रुक गए। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और वे मूर्खतापूर्वक विलो के पेड़ के नीचे बैठी लड़की को देख रहे थे। डॉट 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 डॉट। अपने कमरे में वापस लौटते हुए जियाओ यान ने दरवाजा बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की जब बड़ी होगी तो शायद नीलामी में या फेई से भी ज्यादा सुंदर होगी। अपनी मेज पर बैठते हुए जियाओ यान ने चाय का एक घूंट पिया, जबकि उसका मन अभी भी शुनेर के ख्यालों में डूबा हुआ था। शुनेर की आंखों की खूबसूरती को याद करते हुए जियाओ यान के दिल में अचानक एक झंझनाहट सी महसूस हुई। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने खुद को कोसते हुए कहा और अंत में शांत हो गया। अपनी दर्द से भरी बाहों को झटकते हुए जियाओ यान अपने कमरे के कोने में गया और फाउंडेशन एलिक्सिर से भरा लकड़ी का बेसिन निकाला और जल्दी से उसमें कूद गया। ठंडे पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर पड़ रही थीं, जिससे शियाओ यान के शरीर में हल्की गर्माहट फैल गई और धीरे धीरे उसकी थकान दूर हो गई। जैसे जैसे लहरें उठने लगी जियाओ यान आलस्य से लकड़ी के बेसिन के किनारे लेट गया और उसकी सांसें धीमी और शांत हो गईं। आज प्रशिक्षण मैदान में सभी के चेहरों पर दिख रहे सदमे को याद करते हुए शियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ताकत इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज। कनपटी मलते हुए अचानक उसके मन में एक ठंडा लेकिन सुंदर चेहरा उभर आया। वह चेहरा नालन यानरान का था। आंखें सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने बुदबुदाया, 2 और साल। तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अगर शब्दों में व्याप्त शीतलता न होती तो कोई भी यह मान लेता कि जियाओ यान के शब्द किसी प्रेमी के लिए थे, न कि किसी कट्टर प्रतिद्वंद्वी के लिए। मुख्य हॉल में नालन यानरान के लापरवाह रवैये और बातों को याद करते हुए शियाओ यान की मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। उसे जो शर्मिंदगी महसूस हुई थी वह उसके मन में बस गई थी। हाँ, मुझे तो आराम भी नहीं मिल रहा। वो लड़की भले ही घमंडी हो, लेकिन मिस्टी क्लाउड्स गुट के नेता के हाथों में आ जाने से उसकी प्रतिभा और क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। शियाओ यान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान को एहसास हुआ कि जब भी वह नालन यानरान के बारे में सोचता है, उसे एक नई शक्ति मिलती है जो उसे अपनी सीमाओं तक ले जाती है। उसने तुरंत अपनी आलसी मुद्रा छोड़ी और लकड़ी के कुंड में सीधा बैठ गया। उसने अपने हाथों से एक चिन्ह बनाया और फिर धीरे धीरे अपने सारे विचारों को मन से निकालकर अभ्यास शुरू कर दिया। डॉट 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 डॉट। उस दिन हुई परीक्षा के बाद से जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कबीले के लोगों की निगाहें अब उपहास से भरी नहीं थीं, बल्कि सम्मान से भरी हुई थीं। 3 साल पहले जिन नई निगाहों का अनुभव वह पहले ही कर चुका था, उनके प्रति जियाओ यान शांत और भावहीन था और अपने सम्मानित होने के कारण अहंकारी नहीं हुआ। परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन जियाओ यान ने अपना वादा निभाया और शुनेर के साथ शहर और पहाड़ों दोनों के दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने गया। अपने पिता जियाओ जान के अलावा शुनेर ही कुल में जियाओ यान की सबसे करीबी थी, इसलिए जियाओ यान उसकी किसी भी विनती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। एक आरामदेह दिन के बाद जियाओ यान का जीवन फिर से शांत और व्यवस्थित अवस्था में लौट आया। वह सुबह पहाड़ों के पीछे डो तकनीक का अभ्यास करता था, फिर अपने कमरे में लौटकर बाकी समय डोची का अभ्यास करता था और कभी कभी शुनेर और अपने पिता से बातचीत करता था। उसका जीवन सरल और व्यवस्थित था। इस दौरान जियाओ यान कबीले में घूमते समय कभी कभार जियाओ मेई से मिलता था और जब वह जियाओ यान बियाओगे की मधुर आवाज सुनता तो मुस्कुराकर और कुछ बहाने बनाकर वहां से चला जाता था। जिन लोगों ने उसके कठिन समय में उसका साथ छोड़ दिया था, जियाओ यान ने उनसे कभी भी दोबारा करीबी संबंध नहीं बनाए। वह जानता था कि जो लोग उसकी प्रतिभा के पुनर्जन्म के कारण अचानक उसके प्रति सम्मानजनक और मित्रवत हो गए थे, प्रतिभा खोते ही वे उसके साथ एक ठंडे अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे। इस तरह का विश्वासघात एक बार झेलना ही काफी था। डॉट 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 डॉट। 1 महीना धीरे धीरे बीत गया और शियाओ कबीले के वयस्कता समारोह में केवल 7 दिन शेष रह गए। परीक्षा से लेकर वयस्कता समारोह से 7 दिन पहले तक काफी समय बीत जाने के बावजूद जियाओ यान की 8 डुआन क्यूई प्राप्त करने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिससे वह निराश था। 2 और दिनों तक 8 डुआनची के लिए प्रयास करने के बाद भी जियाओ यान को कोई सफलता नहीं मिली और निराशा के बीच उसने अपने प्रशिक्षण में ढील दी ताकि वह युवावस्था समारोह के लिए बेहतरीन स्थिति में हो सके। लेकिन ठीक उसी समय जब उसे लगा कि अब उसे सफलता मिलने और 8 डुआनची में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं है, एक दिलचस्प आश्चर्य हुआ। वयस्कता समारोह से 2 दिन पहले की रात को गहरी नींद में सो रहा जियाओ यान अचानक सपने में चलने की तरह उछल पड़ा और अपने कपड़े उतारने से पहले ही वह उस लकड़ी के कुंड में कूद गया जिसमें मुश्किल से ही कोई फाउंडेशन एलिक्जिर बचा था। आधी रात तक संघर्ष करने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार नींद से भरी आंखों से आंखें खोली और फिर उसे एहसास हुआ कि जिस प्रतिष्ठित 8 डुआन को पाने के लिए वह 2-3 महीनों से संघर्ष कर रहा था, वह आखिरकार उसकी आधी नींद में ही हासिल हो गया था।
इस आश्चर्यजनक लेकिन हास्यास्पद सफलता को देखकर जियाओ यान खुश और आश्चर्यचकित होते हुए केवल इतना ही कह सकी, सचमुच। अध्याय 37 जियो यू। यदि कोई वंश वर्षों तक समृद्ध होना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक वंश की जीवंतता है। और वंश की जीवंतता उसकी युवा पीढ़ी, वंश का नया रक्त है। केवल नए रक्त की निरंतर आपूर्ति से ही एक वंश, एक विशाल मशीन सुचारू रूप से चल सकता है। इसलिए वयस्कता में प्रवेश का समारोह शियाओ कबीले सहित हर कबीले के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। भूटान शहर के शीर्ष 3 कुलों में से एक होने के नाते शियाओ कुल के वयस्क होने के समारोह ने शहर की अधिकांश शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया और शियाओ कुल के साथ अच्छे संबंध रखने वाले लोग भी समारोह देखने आए। एक विशाल पेड़ की छांव में शुनेर के साथ शियाओ यान आराम से बैठी थी। शियाओ यान ने प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच बने विशाल चबूतरे को देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। ये चबूतरा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से बना था और इसे विशेष रूप से उस दीक्षांत समारोह के लिए तैयार किया गया था जो जल्द ही होने वाला था। शाओ यान की निगाह खाली लकड़ी के चबूतरे से हटकर उन लोगों पर पड़ी जो शाओ कबीले के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वयस्कता समारोह देखने के लिए वहां मौजूद थे। अनिच्छा से उसने कहा, यहाँ काफी लोग हैं। शाओ यान के उदास चेहरे को देखकर शुनेर, जो जानती थी कि शाओ यान को शांति पसंद है, खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे ही उसकी हंसी सुनाई दी, शुनेर को शियाओ यान की इल्जाम भरी निगाहें महसूस हुई और उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। शियाओ यान को देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक आए और फिर उसने कहा, शियाओ यान, क्या तुम 8 दुवान क्यूई तक पहुंच गए? ये सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और महसूस किया कि शुनेर के आसपास रहते हुए वह कोई भी बात छुपा नहीं सकता। उदास मन से उसने धीरे से सिर हिलाया। वाह, अभी 1 महीना भी नहीं बीता और तुम 8 दुवांची तक पहुंच गए। ये गति वाकई चौंकाने वाली है। शियाओ यान को सिर हिलाते देख शुनेर के शांत स्वभाव के बावजूद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। शुनेर को घूरते हुए शियाओ यान का चेहरा अचानक बदल गया। लकड़ी के चबूतरे के पास लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला अपने आसपास के लोगों से बातें कर रही थी। लोगों का एक घेरा उसे घेरे हुए था, जिससे वह जगह चबूतरे के आसपास का सबसे लोकप्रिय घेरा बन गई थी। लाल पोशाक पहने यह महिला, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, उसे शियाओ यान पहले भी देख चुकी थी। वह प्राइमा ऑक्शन हाउस की शीर्ष नीलामीकर्ता याफी थी। याफेई की पतली कमर पर टकटकी लगाए हुए शियाओ यान ने चुपचाप अपनी राय व्यक्त की, सच में बहुत सुंदर। कुछ देर तक शियाओ यान की निगाह याफी पर टिकी रहने के बाद उसके बगल से शुनेर की नाखुशी भरी पीठ दिखाई दी। अहम अपनी पलकें झपकाते हुए जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी नजरें हटा ली, मानो वह याफेई को घूर नहीं रहा हो, और नाराज जुनेर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि प्राइमा ऑक्शन हाउस हमारे कबीले के वयस्कता समारोह में आया था? शियाओ यान को घूरते हुए, जो मानो कुछ हुआ ही ना हो, शुनेर ने भावहीनता से कहा, शियाओ कबीले और प्राइमा ऑक्शन हाउस के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, तो याफी का आना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? इसके अलावा इस महिला की बातचीत करने की कला की तारीफ पूरे भूटान शहर में होती है। कुछ नौजवानों ने उसकी खूबसूरती के कारण उससे दोस्ती की और उस पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर शियाओ याओगेगे उसे रिझाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि सावधान रहें। और शुनेर आपको इन सब चीजों के लिए कोई पैसा उधार नहीं देगी। ये सुनकर जियाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भले ही मैं इन सब बातों के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो जरूरी है कि वह मुझे स्वीकार करे। तुम्हें पता है ना कि वह मुझसे कम से कम 7 से 8 साल बड़ी है। क्या कुछ महिलाओं को ये पसंद नहीं आता? ये कहते हुए शुनेर मुस्कुराई। सूखी खांसी करते हुए जियाओ यान को केवल हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने उस समूह के लोगों की ओर दोबारा न देखने का फैसला किया। वह वापस क्यों आ गई? ये देखकर कि शियाओ यान अब उधर नहीं देख रही थी, शुनेर ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाना बंद कर दिया और कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने जोर से कहा, कौन? शुनेर की निगाहों का पीछा करते हुए शियाओ यान की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उन दोनों की निगाहें एक लड़की पर टिकी थी, जिसने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी और इस समय एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी थी। उसकी कमर पर तलवार बंधी हुई थी, वह काफी लंबी थी और उसकी सबसे आकर्षक विशेषता उसकी लंबी टांगें थी, इतनी कामुक टांगें कि याफी की टांगें भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। शाओ ये लंबी लड़की को घूरते हुए शाओ यान ने पूछा, क्या वह जिया नान अकादमी में प्रशिक्षण लेने नहीं गई थी? वह वापस क्यों आ गई? शुनेर ने प्यारे अंदाज में कंधे उचकाते हुए चिढ़ाते हुए कहा, शाओ यान गेगे, इस बार तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। मुंह खोलते हुए जियाओ यान ने अपना जलता हुआ माथा रगड़ते हुए कहा, ये बदतमीज औरत बहुत परेशान करती है। धिक्कार है, मैंने बस गलती से पहाड़ों में उसके नहाने की जगह पर जाकर उसके पैर छू लिए थे। उसके बाद से वह लगभग 1 साल तक मुझे जान से मारने की कोशिश करती रही। टीएल, यहाँ हत्या शब्द का प्रयोग मजाकिया अंदाज में किया गया है, इस संदर्भ में इसका अर्थ है गंभीर पिटाई। हे, लड़की के शरीर को लापरवाही से छूना नहीं चाहिए। शियाओ यान की कहानी सुनकर शुनेर खिलखिलाकर हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। अचानक उसे याद आया कि कैसे शियाओ यान ने रात में उसकी मदद की थी और उस दौरान उसके शरीर को छुआ था, जिससे उसके चेहरे पर शर्म से लालिमा छा गई थी। शियाओ यान ने होंठ सिकोड़ते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वह औरत शियाओ निंग की बहन है और वे दोनों ही अच्छे लोग नहीं हैं। उस कमीने की मेरे प्रति दुश्मनी का कुछ कारण वह भी है। दूर से जियाओ यू को शायद उन दोनों की अपने बारे में हो रही बातचीत का आभास हो गया और उसने मुड़कर देखा तो जियाओ यान एक दूसरे पेड़ के नीचे खड़ी थी। थोड़ा चौंकने के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर अरुचि और तिरस्कार के भाव उभर आए। कुछ देर रुकने के बाद जियाओ यू ने अपने आकर्षक लंबे पैरों को हिलाया और जियाओ यान की ओर चलने लगी। शियाओ यू को आते देख शियाओ यान की भौहें भी तंग गईं, जिससे उसकी घृणा और अधीरता स्पष्ट हो गई।
हाँ शियाओ यान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वह दिन देखूंगी जब तुम अपनी स्थिति को पूरी तरह बदल लोगी। ये वाकई आश्चर्यजनक है। पास आकर शियाओ यू ने शियाओ यान की अपने प्रति स्पष्ट नापसंदगी देखी और ताना मारा। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। जाहिर है शियाओ यान शियाओ यू से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके अभद्र शब्दों के कारण उसका सामान्य शांत स्वभाव धराशायी हो गया था। तुम्हारे शब्द अब भी उतने ही तीखे और चुभने वाले हैं। लगता है 3 साल के अपमान ने भी तुम्हारी तीखी ऊर्जा को कम नहीं किया। जियाओ यू ने जियाओ यान को नीचा दिखाते हुए उपदेशात्मक लहजे में कहा। फिर से वही लहजा, मन ही मन झुंझलाहट भरी सांस छोड़ते हुए जियाओ यान ने नीचे देखा और उस लड़की को गौर से निहारा जिसे उसने लगभग 1 साल से नहीं देखा था। उसकी टांगों पर नजर डालते हुए जियाओ यान ने अपनी नाक छूते हुए पूछा, तुम्हारी टांगें अभी भी इतनी लंबी हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके बाद किसी और पुरुष ने उन्हें छुआ होगा। ये सुनकर जो शियाओ यू व्यंग्य कर रही थी वह रुक गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अध्याय 38। ये शरारती बच्चा सीधा सादा नहीं है। श्याओ यान के शब्दों ने श्याओ यू की कमजोर नस पर वार किया और बाद में आवेश में आकर उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखी तलवार पर रख लिया। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ शियाओ यान पीछे की ओर झुकी और आलस्य से बोली, क्या तुम लड़ना चाहते हो? तो क्या हुआ? जियाओ यू ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली और उसे म्यान से निकालकर जियाओ यान पर वार करने की अपनी इच्छा को रोकने की पूरी कोशिश की। व्यंग्य भरे लहजे में उसने ताना मारा, भले ही तुम्हारी शक्ति वापस आ गई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 साल पहले मैं जियाओ यू तुम्हें जान बचाकर भागने पर मजबूर कर सकती थी और 3 साल बाद भी मैं ऐसा कर सकती हूँ। शियाओ यान की भौहें तन गईं जब उसने शियाओ यू की हल्के बैंगनी रंग की स्कूल यूनिफॉर्म देखी जिस पर उसके सीने पर 3 सुनहरे सितारे बने थे। ये सितारे शियाओ यू की ताकत को दर्शाते थे जो एक 3 सितारा डोजे थी। लगता है अकादमी में उसका 1 साल व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी गंदी निगाहें कहाँ टिकी हैं? शियाओ यान की निगाहें कहाँ टिकी हैं? ये देखकर शियाओ यू का पहले से ही लाल चेहरा और भी लाल हो गया। क्या तुमने ये इसलिए नहीं पहना है ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें? शियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ। उसके लापरवाही से बोले गए शब्दों ने शियाओ यू को गुस्से से उछलने पर मजबूर कर दिया। कमीने, दांत पीसते हुए जियाओ यू जो पहले से ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी आखिरकार क्लेंज की आवाज के साथ अपनी तलवार निकाल ली। जियाओ यान पर तलवार तानते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी जबान काटने से डरती हूँ? अपने सामने चमकती हुई स्टील की तलवार को घूरते हुए जियाओ यान ने पलकें झपकाए बिना कहा, आप खुद कोशिश क्यों नहीं करते? बातचीत के दौरान जियाओ यान का दाहिना हाथ थोड़ा मुड़ गया और धीरे धीरे एक स्पंदित भंवर बनने लगा। 3 जुबान स्तर की 2 तकनीक के साथ जियाओ यान को 3 स्टार डोजे से डरने की कोई खास जरूरत नहीं थी। दोनों को आपस में भिड़ते देख किनारे पर खड़ी शून्य असहाय होकर अपना सिर हिलाती रही। दूर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए उन्हें आगाह किया, शाओ शूशु और वे आ रहे हैं। शून्य की बातें सुनकर जियाओ यू की भौहें तन गईं और उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो जियाओ जान एक बदसूरत चेहरे के साथ उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। तुम्हारी अच्छी किस्मत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ठंडी सी आह भरने के बाद जियाओ यू ने अपनी तलवार म्यान में रखी और मुड़ गई। अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ते हुए जियाओ यू शून्य के सामने रुकी और बोली, शून्य मेरी प्यारी, तुम्हारी प्रतिभा और सुंदरता दोनों ही बेमिसाल हैं, लेकिन तुम्हें कुछ लोगों से दूर रहना चाहिए वरना तुम बुरी आदतों से ग्रसित हो सकती हो। तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। शाओ यू के सुझाव पर शून्य मुस्कुराते हुए बोली, शाओ यू ब्याओ जी के याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन शून्य को लगता है कि शाओ यांगे बहुत बढ़िया हैं। शून्य के अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर शाओ यू का चेहरा खिल उठा और उसने मुस्कुराते हुए शून्य को गौर से देखा। अंत में शाओ यू ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम कबीले से बाहर निकलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली अनगिनत लोग हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दिल को छू ले तो। शाओ यू बियाओ जी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। शून्य को विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। शून्य ने लाल होंठ सिकोड़ते हुए शाओ यू की बात काट दी। शून्य द्वारा बीच में टोकने के बाद शियाओ यू शर्मिंदा हो गई और उसने शियाओ यान को आखिरी बार गुस्से भरी नजरों से घूरकर वहां से चली गई। गुस्से में भरी शाओ यू को जाते देख शाओ यान ने धीरे से राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर व्याप्त घृणा का भाव वापस सामान्य शांत भाव में बदल गया। आह भरते हुए उसने कहा, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर शून्य ने अपना मुंह ढकते हुए हंसते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे वाकई हैरानी होती है कि वह हमेशा शाओ यांगे के खिलाफ क्यों रहती है। भले ही तुम गलती से उसके नहाने की जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन उसे तुम्हारे खिलाफ इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे कैसे पता चलेगा? जियाओ यान ने मासूमियत से कंधे उचकाए और फिर जियाओ जान और उसकी ओर बढ़ते हुए कुछ और लोगों की ओर देखा। यानेर, क्या तुम ठीक हो? शियाओ यू कहाँ है? जल्दी से चलकर शियाओ यान को सुरक्षित देखकर शियाओ जान ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। थोड़ा कंधे उचकाते हुए शियाओ यान हंसी, मैं ठीक हूँ। उस महिला के सिर में खून का दौरा बढ़ गया था। तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। वह लड़की बहुत गुस्सैल है और अब जब वह 3 स्टार डोजे है, अगर तुम दोनों में लड़ाई हुई तो हार तुम्हारी ही होगी। इसके अलावा वह पहले बड़े की पोती है, इसलिए अगर तुम दोनों में लड़ाई हुई तो मैं उसे दंडित करने की स्थिति में नहीं हूँ। जियाओ जान ने बेबसी से कहा। शाओ यान ने बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए अपनी नाक को छुआ। यानेर, ये प्राइमा ऑक्शन हाउस की शीर्ष नीलामी करता है, श्रीमती याफी। पिछली बार फाउंडेशन एलिक्सिर इन्हीं के माध्यम से लाया गया था। जियाओ जान ने पीछे हटकर लाल पोशाक वाली महिला का परिचय कराया। शाओ यान ने उस खूबसूरत महिला को देखा जो अपने हाव भाव से परिपक्वता दिखा रही थी और एक शर्मीली मुस्कान प्रकट कर रही थी जो उसकी उम्र के लिए उपयुक्त थी। हाय याफी जी। टीएल जी का अर्थ है बहन। अनौपचारिक रूप से इसका प्रयोग किसी ऐसी महिला के लिए किया जा सकता है जो बहन से थोड़ी बड़ी हो।
शियाओयान पर अपनी आकर्षक निगाहें गड़ाए याफी के खूबसूरत चेहरे पर उसकी बातों से मुस्कान आ गई। अपने लाल होठों को हिलाते हुए याफी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सुना है कि युवा स्वामी शियाओयान ने सिर्फ 1 साल में 4 दुवांची एक प्रकार का प्रशिक्षण हासिल कर लिए। हाँ हाँ, प्रशिक्षण की यह गति वुतान शहर में खूब चर्चा में है, लेकिन क्या ये सच है? शियाओयान ने अपना सिर झुकाया और शर्माते हुए कहा, ये पिताजी द्वारा फाउंडेशन एलिक्सिर की खरीद का परिणाम है। शाओयान की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति सुनकर याफेई के शांत स्वभाव के बावजूद वह चौंक उठी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और रुचि झलक रही थी और उसने सोचा, सिर्फ 1 साल में 4 दुवांची, ये प्रशिक्षण गति वाकई चौंकाने वाली है। जहां तक उस फाउंडेशन एलिक्सिर की बात है, मैंने खुद इसकी जांच की है और इसके प्रभावों को जानती हूँ। ये प्रशिक्षण गति में थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ इस पर निर्भर रहकर 4 दुवांची बढ़ाना असंभव। दोनों के बीच संक्षिप्त परिचय देखकर जियाओजान ने आकाश की ओर देखा और जियाओयान के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, युवावस्था समारोह शुरू होने वाला है और मैंने कुछ तैयारी कर ली है। बाद में मुझे निराश मत करना। शाओयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शियाओजान के पीछे चलते हुए याफेई ने शियाओयान पर एक नजर डाली और फिर मुड़ गई। नीलामी घर में कुछ वर्षों के अनुभव से वह छोटी से छोटी बात को भी परख सकती थी और जब उसने उस युवक की आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि भले ही सामने खड़ा युवक शर्मीला लग रहा था, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में कोई भावना नहीं छिपी थी। वह शांत थी, मानो किसी एकांत झील में हो। इतनी कम उम्र में अपनी भावनाओं पर काबू पा लेना, ये बच्चा साधारण नहीं है। पीछे मुड़ते ही यह विचार याफी के मन में गूंज। अध्याय 39 औपचारिक परीक्षा। वयस्कता में प्रवेश समारोह में इतने अलग अलग चरण थे और यह इतना जटिल था कि इससे किसी का भी सिर दर्द होने लग सकता था। प्लेटफॉर्म के नीचे बैठे हुए जियाओयान उस युवक को देख रहे थे जिसे किसी गुड़िया की तरह इधर उधर घुमाया जा रहा था। उन्होंने अपना माथा मलते हुए बगल में बैठी शून्यर से कहा, ये युवावस्था समारोह, ये तो सच में एक यातना है। शाओयान का उदास चेहरा देखकर शून्यर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं कर सकते, ये नियम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और शाओ शूशु भी इन्हें बदलने की हिम्मत नहीं करती। शाओयान ने आह भरी और कमजोरी से सिर हिलाया। जब वह सोने ही वाला था तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसने आंखें सिकुड़कर प्लेटफॉर्म के बाईं ओर देखा। वहां शाओ निंग ईर्ष्या से भरा हुआ खड़ा था और शून्यर और शाओयान को देख रहा था। जब उसने देखा कि शाओयान उसकी ओर देख रही है तो उसने तुरंत आक्रामक ढंग से अपनी मुट्ठी उठा ली। बेवकूफ, ये शब्द हल्के से कहते हुए जियाओयान की नजर थोड़ी बाईं ओर जियाओ निंग के बगल में खड़ी जियाओयू पर पड़ी। उसकी निगाहें उसकी लंबी और आकर्षक टांगों पर बेबाकी से घूमी, जिससे उसका चेहरा हरा पड़ गया और अंत में उसने ठंडी मुस्कान के साथ नजरें फेर लीं। पब फ्यूचर विज्ञापन। एक तरफ खड़ी शून्यर शाओयान की हरकतों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। शाओयू की बात आते ही शाओयान अपना सामान्य शांत स्वभाव खो बैठता था और उसे तब तक उकसाता रहता था जब तक वह पूरी तरह से पागल न हो जाए। ठंडी लकड़ी की कुर्सी पर आराम से लेटे हुए जियाओयान अपनी आंखें बंद करके प्रतीक्षा करते हुए अपने बगल में बैठी युवती की मीठी सुगंध का आनंद ले रहा था। जब वयस्कता समारोह लगभग आधे चरण तक पहुंच चुका था तब अंततः जियाओयान की बारी आई। मंच से एक आवाज सुनकर अतिथि मंच पर मौजूद सभी लोग उत्सुकता या संदेह भरी निगाहों से शियाओयान की ओर देखने लगे। उनमें से अधिकांश के लिए शियाओ कबीले के युवावस्था समारोह में आने का एक बड़ा कारण उस युवक को देखना था जिसने वुतान शहर में इतना हंगामा मचाया था और ये देखना था कि क्या वह अफवाहों में वर्णित बातों के अनुरूप था। शाओयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर से आ रही निगाहों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह चिड़ियाघर में एक बंदर हो, जिससे वह हताशा में अपना सिर हिलाने पर मजबूर हो गया। एक हल्की आह भरते हुए और भावहीन चेहरे के साथ जियाओयान सबकी निगाहों के बीच धीरे धीरे मंच पर चढ़ गई। वयस्कता समारोह का आयोजन दूसरे बड़े शाओयंग ने किया था। हालांकि दूसरे बड़े ने शाओयान के प्रति कभी सहानुभूति नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने उसे परेशान करने का प्रयास भी शायद ही कभी किया हो। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के दिन से ही उनका स्वभाव काफी नर्म हो गया था। कम से कम उनके चेहरे पर पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली तिरस्कार की भावना अब उनके जुरीदार चेहरे पर नहीं दिखती थी। आंखों में जटिल भाव लिए जियाओयंग ने अपने जीवन में सब कुछ उलट पुलट कर देने वाले इस युवक को देखकर गहरी आह भरी। समारोह के लिए आवश्यक सामग्री उठाते हुए उसका चेहरा थोड़ा कांप उठा और वह जियाओयान की ओर चल पड़ा। दूसरे बुजुर्ग को अपनी ओर आते देख शियाओयान को पिछली उबाऊ और नीरस रस्म याद आ गई और उसे सिर दर्द होने लगा। कड़वी मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भाग्य की प्रतीक्षा करने लगा। डॉट 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 सबके सामने शाओयान आधे घंटे तक एक मूर्ख की तरह खड़ी रही जब तक कि जटिल नौकरशाही प्रक्रिया का अंत नहीं हो गया। दिल में राहत की सांस लेते हुए शाओयान ने अपनी आंखें खोलीं। अपने शरीर के चारों ओर बिखरे हुए विभिन्न मसालों को देखकर उसने निराशा से अपनी आंखें घुमाईं। सभी जटिल चरणों के समाप्त होने के बाद दूसरे बुजुर्ग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और काले पत्थर के स्मारक की ओर मुड़कर चिल्लाया, औपचारिक परीक्षा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। औपचारिक परीक्षा पिछले महीने की परीक्षा के समान ही थी, जो मात्र एक प्रारंभिक परीक्षा थी। पिछली परीक्षा का उद्देश्य कुल के कुलीन सदस्यों का चयन करना था ताकि वे मुख्य मंच पर वास्तविक दीक्षा समारोह में भाग ले सकें, जबकि शेष 7 दुवान और उससे नीचे के कुल सदस्यों के लिए केवल एक साधारण और कुछ हद तक सादा समारोह ही आयोजित किया जाता। औपचारिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में कहीं अधिक सटीक थी, क्योंकि इस बार परीक्षा की जांच स्वयं 2 सितारा डो ग्रैंड मास्टर शियाओ कबीले के दूसरे वरिष्ठ सदस्य द्वारा की गई थी। इससे पता चलता है कि वयस्कता समारोह को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। टीएल डू जे योजक चिन्ह ग्रेटर दैन डू मास्टर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन डू ग्रैंड मास्टर।
दूसरे बुजुर्ग की चीख के साथ ही जो लोग बेहद ऊब चुके थे वे अचानक मंच की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे। अतिथि मंच पर बैठे लगभग सभी लोग काले कपड़े पहने उस युवक को घूर रहे थे। आज उनके आने का उद्देश्य ये पुष्टि करना था कि क्या 4 साल पहले पूरे भूटान शहर में हलचल मचाने वाला युवक एक बार फिर भूटान शहर में हलचल मचाएगा। अपने चारों ओर की ईर्ष्यालु निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जियाओ यान शांत भाव से काले स्मारक की ओर बढ़ा। शांत दिख रहे शाओ यान को देखते हुए दूसरे बुजुर्ग ने अपने सूखे हाथ से काले स्मारक को छुआ और अपनी ऊर्जा का एक अंश उसमें डालकर उसकी जांच की। इसके बाद वह एक तरफ हट गए और शाओ यान को घूरने में सबका साथ देने लगे। हालांकि वह पिछली परीक्षा में मौजूद थे, फिर भी उनके मन में यह सवाल उठा, क्या इस बच्चे ने सचमुच सात ऊर्जा प्राप्त कर ली है? शाओ यान के प्रदर्शन के झटके ने विशेष रूप से इस दूसरे बुजुर्ग को प्रभावित किया और उन्होंने विशेष रूप से दीक्षा समारोह का प्रभार लेने का अनुरोध किया ताकि वह व्यक्तिगत रूप से शाओ यान की परीक्षा ले सकें। दूसरे बुजुर्ग की प्रश्नवाचक निगाहों को अनसुना करते हुए जियाओ यान का हाथ धीरे से काले स्मारक को छू गया। शियाओ यान को स्मारक को छूते हुए देखकर शियाओ यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और शियाओ निंग से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह सचमुच 7 दुआन क्यूई तक पहुंच गया? क्योंकि जियाओ यू अकादमी से छुट्टी लेकर 2 दिन पहले ही घर लौटी थी, इसलिए वह जियाओ यान की प्रारंभिक परीक्षा देखने के लिए वहां मौजूद नहीं थी और इसलिए उसकी उपलब्धियों के बारे में अभी भी संदेह में थी। अपनी बहन के पूछे जाने पर जियाओ निंग ने कड़वाहट से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उस आदमी ने जरूर कुछ ऐसा खाया होगा जिससे उसे 1 साल में 4 दुआन क्यूई की छलांग लगाने में मदद मिली। अपने सवाल की पुष्टि होते देख जियाओ यू ने झुंझलाहट में अपने होंठ भींच लिए और पैर पटकने लगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े युवक को गुस्से से घूरते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर हटका भाव साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि उस अपाहिज ने अपनी स्थिति में इतना सुधार कर लिया है। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, उस बच्चे ने पिछली बार कुछ तो किया होगा, लेकिन इस बार दूसरे बड़े अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो मैं। इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाती, जियाओ यू का चेहरा तनावग्रस्त हो गया क्योंकि बाकी के शब्द उसके गले में अटक गए। ऊंचे लकड़ी के चबूतरे पर विशाल काला स्मारक तेजी से चमक रहा था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, डाओ जीची, 8 डुअन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 40। सदमा। सन्नाटा छा गया, सब लोग चुप हो गए। सभी की निगाहें ऊपर रखी काली पत्थर की पट्टिका पर प्रतिबिंबित सुनहरे शब्दों पर टिकी हुई थीं। अतिथियों के मंच पर चाय के प्यालों के टूटने की तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। भूटान शहर के सभी प्रतिनिधि स्तब्ध रह गए, उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव छा गए। उनकी यात्रा का उद्देश्य ये पुष्टि करना था कि अफवाहें सच थीं या नहीं, अपनी आंखों से देखना कि क्या जियाओ यान ने वास्तव में 1 वर्ष के भीतर 4 दुआन क्यूई की छलांग लगाई थी। हालांकि उन्होंने जो कुछ देखा उसने न केवल अफवाहों की पुष्टि की, बल्कि उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर दिया। 1 साल में 4 दुआनची, अब ये 5 दुआनची हो गया। इस प्रशिक्षण की गति को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, भयावह। शियाओ कबीले ने एक बार फिर सफलता हासिल कर ली है। अतिथि मंच पर मौजूद हर कोई दबी आवाज में यही कह रहा था। 1 साल में 5 दुआन क्यूई की छलांग लगाने वाले कबीले के सदस्य के साथ शियाओ कबीले का भविष्य उज्जवल दिख रहा था। अगर विकास की यही दर जारी रही तो शायद 10 साल में शियाओ कबीले में एक डुहुआंग रैंक का सदस्य होगा। मेहमानों के मंच पर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि यह सोचकर उनके दिल भारी हो गए थे। डोहुआंग। जियामा साम्राज्य में यदि किसी कबीले के पास कोई शक्तिशाली डोहुआंग होता तो साम्राज्य में उस कबीले का रुतबा आसमान छू जाता। यहाँ तक कि जियामा साम्राज्य के 3 सबसे बड़े कबीले प्राइमा कबीला, नालिन कबीला और रिटे कबीला भी उस कबीले का सम्मान करते। आखिरकार पूरे जियामा साम्राज्य में डोहुआंग स्तर के डोजे मुट्ठी भर ही थे। डोहुआंग पद प्राप्त करने वाले प्रत्येक डोजे के पास आकाश से लेकर समुद्र तक किसी भी चीज को गिराने और 10,000 दुश्मनों का आसानी से सामना करने की शक्ति होती थी। कोई भी समझदार साम्राज्य परिणामों पर विचार किए बिना डोहुआंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। 300 वर्ष पूर्व जियामा साम्राज्य के इकलौते शासक डोहुआंग दोउजे के परिवार की युद्ध में हत्या कर दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप डोहुआंग ने क्रोध में आकर अकेले ही शत्रु सेना के 10,000 कुलीन योद्धाओं का नरसंहार कर दिया। इस रक्तपात से दोनों साम्राज्य भयभीत हो गए। उस क्षण से दोउची महाद्वीप पर किसी भी साम्राज्य ने डोहुआंग दोउजे को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। साथ ही सभी ने देखा कि डोहुआंग कितने भयानक हो सकते हैं। इसलिए शाओ यान का उपहार देखने वाले हर व्यक्ति ने शाओ परिवार को अत्यधिक ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। ऊंचे चबूतरे के केंद्र में यहाँ तक कि जियाओ जान भी स्मारक पर लिखे सुनहरे शब्दों को थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने काले कपड़े पहने बेटे को कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय यही था कि मैंने यानेर और मेरे बीच कोई अनबन पैदा नहीं की। शियाओ यान के पिता होने के नाते शियाओ जान अपने बेटे के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें आज भी साफ याद है कि शियाओ यान के बचपन में उसके जन्म के कुछ समय बाद ही वह उनके प्रति कितना उदासीन था। शियाओ यान हमेशा उन्हें ठंडी निगाहों से देखता था, मानो वह किसी अजनबी को देख रहा हो, न कि अपने पिता को। सौभाग्यवश समय के साथ साथ जियाओ जान के प्रति ठंडी और उदासीन नजरें गर्मजोशी में बदल गईं, क्योंकि जियाओ जान की देखभाल और प्यार ने। जब शियाओ यान का बचपन याद आया तो शियाओ जान सिहर उठा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाओ वंश के मुखिया युवा स्वामी शाओ यान की प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। इस बार शाओ वंश को निश्चित रूप से एक बेहद शक्तिशाली योद्धा मिलेगा। शाओ जान के बगल में खड़ी याफेई की खूबसूरत आंखें उसी व्यक्ति पर टिकी थी जिसे शाओ जान देख रहा था। उत्साह के मारे उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था और उसने अपने विचार व्यक्त किए। जियाओ जान जोर से हंसा, उसके चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था।
उसने अपने हाथ जोड़कर याफेई की ओर विनम्रता से देखते हुए कहा, याफेई, उस लड़के की प्रतिभा कभी कभी बहुत चौंकाने वाली होती है, तो कभी कभी बहुत निराशाजनक भी। तुम ये भी जानते हो कि 3 साल पहले वह कैसे शोहरत से दूर हो गया था और उसे अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह अपनी प्रतिभा को फिर से हासिल कर लेगा, लेकिन देखो, ये फिर से हो गया। याफेई की भौहें उसकी सौम्य मुस्कान के साथ थोड़ी झुक गईं। शियाओ यान की प्रतिभा क्षणभंगुर थी या नहीं, ये वह नहीं जानती थी। फिलहाल उसके लिए केवल उसकी क्षमता ही मायने रखती थी, जो उसके लिए पर्याप्त थी। नीचे की ओर मोहक निगाहें डालते हुए याफेई के मन में पहले से ही एक योजना बन चुकी थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से जितना हो सके शियाओ कबीले के साथ व्यापार करने आएगी। डॉट 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 औपचारिक मंच के नीचे जियाओ यू ने कठोर चेहरे के साथ अपना मुंह खोला। वह भारी सांस लेते हुए सदमे से काले स्मारक को घूर रही थी। अचानक उसने जियाओ निंग पर झल्लाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह 7 दुवान की हुई है? वह उससे ऊंचा कैसे है? जियाओ निंग ने कुछ देर मुंह खोला और फिर मासूमियत से बुदबुदाया, पिछले महीने तो वह पहले ही 7 दुआन पर था। इस महीने लगता है उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 1 महीने में 7 दुआन से 8 दुआन तक पहुंच जाना, ये कैसे मुमकिन है? अगर उस लड़के को उसकी पुरानी काबिलियत वापस भी मिल जाए तो भी वो इतनी तेजी से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। जियाओ यू ने हैरानी से कहा, 1 साल में 5 दुआन की छलांग, उस छोटे लड़के को मर जाना चाहिए। ये रफ्तार तो जियानान अकादमी की उस राक्षसी औरत को भी टक्कर दे सकती है। मुझे कैसे पता चलेगा? जियाओ निंग ने कड़वी मुस्कान के साथ दूर खड़ी शून्य की ओर देखा, लेकिन पाया कि उसकी निगाहें नीचे जियाओ यान पर टिकी हुई थीं और वह उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। साला हरामखोर, जिस लड़की को वह सबसे ज्यादा पसंद करता था, उसके द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर जियाओ निंग का दिल ईर्ष्या की आग में जल उठा। उसने सिर उठाकर जियाओ यान को ऐसी भयंकर निगाहों से देखा जो उसके युवा चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अध्याय 41, क्यूई बढ़ाने वाला पाउडर। दूसरे बुजुर्ग, क्या परीक्षा समाप्त हो गई है? जियाओ यान ने स्मारक पर सुनहरे अक्षरों में लिखे शब्दों को देखते हुए धीरे से पूछा। उसने विचलित द्वितीय एल्डर की ओर देखते हुए धीरे से अपना हाथ हटा लिया। ओह, परीक्षा समाप्त हो गई। शाओ यान की आवाज सुनकर दूसरे एल्डर अपनी उलझन से बाहर निकले। उन्होंने तेजी से सिर हिलाया, हालांकि उनकी नजरें अभी भी इधर उधर भटक रही थीं। एल्डर स्पष्ट रूप से अभी भी सदमे में थे। 1 साल में 5 दुवांची बढ़ाना, कितनी तेज प्रगति, सचमुच डरावनी। दूसरे बुजुर्ग अभी भी सोच में डूबे हुए थे और अपने सामने खड़े युवक को जटिल भावों से देख रहे थे। हालांकि उनकी वृद्ध आंखों में जो संदेह था, वह वास्तविकता के सामने गायब हो गया। स्मारक पर सुनहरे शब्द धीरे धीरे मिटते गए और वह फिर से गहरे काले रंग में रंग गया। सुनहरे शब्द भले ही लुप्त हो गए थे, लेकिन दर्शक बिल्कुल स्थिर रहे। हर कोई अब भी सदमे में डूबा हुआ था। ऊंचे मंच पर खड़े दूसरे बुजुर्ग ने खांसा और आखिरकार उन्होंने दर्शकों का ध्यान वापस अपनी ओर आकर्षित कर लिया। औपचारिक परीक्षा संपन्न हो गई है। नियमों के अनुसार जियाओ यान केवल एक चुनौती स्वीकार करेगा। 2 रैंक से नीचे के लोग उसे चुनौती दे सकते हैं, कौन आगे आएगा? दूसरे एल्डर ने युवा पीढ़ी पर नजर घुमाते हुए चिल्लाकर कहा, यदि वयस्कता में प्रवेश समारोह को किसी व्यक्ति के उच्चतर डोची की परीक्षा माना जाए, तो यह चुनौती 2 तकनीक की दक्षता की परीक्षा थी। अंततः जीवन मरण के संघर्ष में 2 तकनीकें परिणाम निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होंगी। प्रत्येक कबीले द्वारा 2 तकनीकों की दक्षता पर उतना ही ध्यान दिया जाता था जितना कि डोजे के डोची पर। दूसरे एल्डर की घोषणा सुनते ही श्रोताओं में हल्की सी हलचल मच गई। युवा शियाओ पीढ़ी के लोग एक दूसरे को देखने लगे, डर के मारे उनके होंठ कांप रहे थे। काले स्मारक पर सुनहरे अक्षरों में लिखे 8 दुवान क्यूई ने उनकी आसान जीत की हर उम्मीद को चकनाचूर कर दिया था। फिलहाल उनके पास शियाओ यान के साथ युद्ध में अपनी ताकत का बखान करने की योग्यता नहीं थी। शियाओ यान चुपचाप मंच पर खड़ा था और शांति से अपने साथियों पर नजर डाल रहा था। जब भी उसकी नजर किसी युवक पर पड़ती, वह तुरंत पीछे हट जाता। ये तो डरपोकों का झुंड है। आसपास के कबीले के सदस्यों को डर से कांपते हुए देखकर जियाओ निंग ने उपहासपूर्वक कहा। उसने अपना सिर उठाया और मंच पर काले वस्त्र पहने युवक को चुनौती भरी निगाहों से देखा और मंच पर कदम रखने ही वाला था कि एक पतले हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। माथे पर शिकन लिए जियाओ निंग ने अपनी बहन की ओर देखा और नाराजगी से कहा, क्या? शाओ यू ने आह भरी और जवाब दिया, उसका डुआन क्यू स्तर 8 है, हो सकता है कि तुम उसे हरा न सको। शाओ निंग के होंठ हल्के से हिले, वह भी झिझका। लेकिन जब उसकी नजर पास खड़ी शुन एयर पर पड़ी, तो उसने देखा कि वह शाओ यान को एक कोमल, सुखद भाव से देख रही थी, जो उसने पहले कभी उसकी ओर नहीं देखा था। अपने दांत पीसते हुए शियाओ निंग ने ईर्ष्या और क्रोध से भरे अपने अभी भी कुछ हद तक बचकाने चेहरे से शियाओ यू का हाथ झटक दिया। तो क्या हुआ? मुझे 8 दुवांची हासिल किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता, जिसने अभी अभी 8 दुवांची हासिल की है? शियाओ निंग के चेहरे पर हट और ईर्ष्या के भाव देखकर शियाओ यू समझ गई कि उसके पास कोई चारा नहीं है। कुछ देर रुककर उसने एक हरी गोली निकाली और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे हल्के से सहलाते हुए शियाओ निंग के हाथों में थमा दी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये दूसरे स्तर की गोली है, ऊर्जा बढ़ाने वाला पाउडर, जो थोड़े समय के लिए एक डोजे की शक्ति प्रदान करती है। हालांकि इसका परिणाम यह है कि अगर इसका सेवन किया जाए तो अगले महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। जब तक बेहद जरूरी न हो, इसका इस्तेमाल न करें। ये सुनकर जियाओ निंग ने खुशी से गोली पकड़ ली और कहा, इससे मैं उस आदमी को जरूर सबक सिखाऊंगा। शाओ निंग ने भौहें चढ़ाकर उसे चेतावनी दी, ज्यादा लापरवाही मत करो। उसे बस थोड़ा सा कष्ट सहने दो। उसे ज्यादा चोट मत पहुंचाओ, वरना दादाजी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वह अब पहले जैसा लाचार अपाहिज नहीं रहा। हाँ, मुझे पहले से ही
पता है, जियाओ निंग ने बेपरवाही से सिर हिलाते हुए कहा। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने जुन एर की ओर देखा और मन ही मन गर्व से कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा, वो लड़का तो बस कढ़ाई वाले कवा वाला एक तकिया है। चीनी कहावत, बाहरी रूप से आकर्षक लेकिन निकम्मा व्यक्ति। ठंडी मुस्कान के साथ शियाओ निंग ने शियाओ यू का हाथ झटक दिया और मंच पर कूदते हुए चिल्लाई, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। ये सुनकर सबकी निगाहें शियाओ निंग की ओर मुड़ गईं और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की भावना ने उसके चेहरे पर गर्व की झलक को और भी बढ़ा दिया। शियाओ निंग को आते देख दूसरे एल्डर की भौहें तन गईं। अतिथियों की सीटों की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि पहले एल्डर के चेहरे पर चिंता के भाव थे। हल्की सी आह भरकर उन्होंने मन ही मन कहा, अज्ञानी मूर्ख, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि शियाओ यान अभी भी वही निकम्मा अपाहिज है जो पहले था? शियाओ निंग ने दूसरे एल्डर के चेहरे पर दिख रही शिकन को अनदेखा कर दिया और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए घमंडी मुस्कान के साथ बोला, शियाओ यान, चलो तुम्हारी युद्ध क्षमता का परीक्षण करते हैं। सामने खड़ी शियाओ निंग को आलस भरी नजरों से देखते हुए शियाओ यान ने जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। जब उसने देखा कि शियाओ निंग मंच के केंद्र तक पहुंच चुका है, तो दूसरे एल्डर के पास जोर से यह घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, शियाओ निंग ने शियाओ यान को चुनौती दी है। शियाओ यान, क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो? तुम मेरी चुनौती से भागोगे नहीं, है ना? शून्य देख रही है, बेहतर होगा कि तुम उसे निराश न करो। अपनी आस्तीन में छिपी गोली को सहलाते हुए शियाओ निंग का आत्मविश्वास बढ़ गया और नीचे खड़ी सुंदर, शांत युवती को देखते हुए उसने ठंडी मुस्कान के साथ शियाओ यान से कहा, बेवकूफ। शियाओ यान ने मन ही मन बुदबुदाते हुए अपनी नाक पर हाथ फेरा। सबके सामने उसने सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। शियाओ यान को सिर हिलाते देख दूसरे बुजुर्ग ने एक बार फिर आह भरी और हाथ हिलाया। मंच से पीछे हटे हुए उन्होंने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि केवल वे दोनों ही सुन सकें और कहा, याद रखना, अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना, एक दूसरे को चोट मत पहुंचाना। शियाओ निंग ने अपने होंठ सिकुड़े जबकि शियाओ यान ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। दूसरे एल्डर के मंच से जाते ही मंच पर तनाव बढ़ गया। जल्द ही एक लड़ाई छिड़ने वाली थी। अध्याय 42, तुम हार गए। इस घोषणा के साथ ही मंच पर खड़े दो युवकों की ओर सबकी निगाहें टिक गईं। हर कोई उस युवक के बारे में उत्सुक था जिसने 3 साल बाद एक और चमत्कार कर दिखाया था। क्या उसमें दो तकनीक में भी वही प्रतिभा थी जो डोची साधना में थी? क्या उसमें सीखने की वैसी ही अद्भुत गति थी? अतिथि मंच पर जियाओ जान ने मंच पर जियाओ यान को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी और उनके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी के भाव थे। हालांकि जियाओ यान की डोची जियाओ जान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक उन्नत हो गई थी, लेकिन उन्होंने जियाओ यान को कभी भी दो तकनीक हॉल में जाकर दो तकनीक की खोज करते हुए नहीं देखा था और न ही उन्होंने उसे कभी दो तकनीकों का अभ्यास करते हुए देखा था। ये ध्यान देने योग्य है कि दो तकनीक का प्रशिक्षण डोची के प्रशिक्षण से भिन्न था। यदि कोई निम्न हुआंग स्तर की दो तकनीक सीखना चाहता था तो उसे केवल अपने परिश्रम की आवश्यकता होती थी, जिसे अभ्यास और त्रुटि के माध्यम से आसानी से सीखा जा सकता था। हालांकि मध्यम या उच्च स्तर की तकनीक के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती थी। इसके लिए कुल के तकनीक प्रशिक्षक से व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। पिछले कुछ वर्षों में जियाओ जान ने कभी भी जियाओ यान को कुल के किसी भी प्रशिक्षक से दो तकनीक सीखने के लिए संपर्क करते हुए नहीं सुना था। दूसरी ओर जियाओ निंग नियमित रूप से उनसे तकनीकें सीखने के लिए जाता था। शियाओ जान की समझ के अनुसार 8वें डुआन शियाओ निंग ने पहले ही 3 मध्यम और एक उच्च स्तर की हुआंग दो तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। इनमें से कोई भी तकनीक उसे समान स्तर के किसी भी योद्धा से एक कदम आगे कर सकती थी। उसे लगता था कि इस लड़ाई में शियाओ यान नुकसान में रहेगा। हाँ, शियाओ कबीले के मुखिया, आप क्या कहेंगे? क्या युवा स्वामी शियाओ यान के लिए जीत संभव है? शियाओ जान के बगल में याफेई, जिसकी निगाहें स्टैंड पर टिकी हुई थी, ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जियाओ जान ने जियाओ निंग के प्रति अपना गुस्सा शांत किया और शांत भाव से कहा, यानेर इस समय दो तकनीकों में उतना निपुण नहीं है। इसके अलावा वह भी अभी 8 दुआन स्तर पर पहुंचा है, जबकि जियाओ निंग को इस स्तर तक पहुंचने में 1 साल से अधिक समय लग गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बेटे के जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। ओह, सच में? याफेई ने धीरे से अपनी लंबी पलकें झपकाईं। उसकी मोहक आंखें मंच पर खड़े शांत, काले वस्त्र पहने युवक को आलस भरी निगाहों से देखती रहीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जिससे उसके चेहरे पर एक परिपक्व सुंदरता झलक रही थी, और उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे युवा स्वामी शियाओ यान पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि वह इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकता है। शियाओ जान उसकी इस आत्मविश्वास भरी बात को देखकर अचंभित रह गया, बल्कि आश्चर्यचकित रह गया। एक पल रुकने के बाद वह मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, उम्मीद है कि मिस याफेई की बातें सच हों। अभी भी खड़े शियाओ यान के सामने शियाओ निंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और आक्रामक मुद्रा अपना ली। उसकी हल्की सी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे वह और भी अधिक भयावह लग रहा था। एक शब्द भी नहीं बोला गया, शियाओ निंग का पैर जमीन से उछला और वह शियाओ यान के करीब पहुंच गया। और बिना एक पल भी हिचकिचाए शियाओ निंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां आपस में मिला ली। उसकी हर उंगली के नाखून धातु की तरह चमक रहे थे। वहां खड़े होकर शियाओ यान से आधे मीटर से भी कम दूरी पर शियाओ निंग रुक गया। उसका दाहिना हाथ पंजे के आकार में मुड़ा और शियाओ यान की गर्दन की ओर बढ़ा। मध्यम हुआंग स्तर की दो तकनीक, चीरने वाले पंजे। शियाओ यान ने पास आते हुए पंजों को उदासीनता से देखा। उसने धीरे से अपनी एक हथेली को अंदर की ओर मोड़ा और अचानक सीधा कर दिया, जिससे एक जबरदस्त धक्का लगा। दो ऊंची के जबरदस्त दबाव को महसूस करते हुए शियाओ निंग का चेहरा ऐसे उतर गया मानो उसे शारीरिक रूप से बुरी तरह पीटा गया हो। फिर वह लड़खड़ाते हुए 10 कदम पीछे हट गया और फिर रुक गया। ऊपर छत से देखते हुए जियाओ जान आश्चर्य से नीचे देख रहा था। उसके बगल में याफेई मीठी मुस्कान लिए खड़ी थी।
वह ध्यान से देख रही थी, उसके लाल होंठ धीरे से उसके सफेद जेड के चाय के कप पर दबे हुए थे और वह धीरे धीरे चाय पी रही थी। ये लड़का वाकई एक छिपा हुआ खजाना है, याफी ने मन ही मन सोचा, उसके आकर्षक होंठ एक बार फिर उसके कप से घूंट भर रहे थे। ये कौन सी दो तकनीक है? जियाओ निंग ने अपनी छाती पर दर्द वाली जगह को रगड़ते हुए कहा और पूछते समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शाओ यान ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। अग्नि हथेली नाम भले ही बेस्वाद था, लेकिन इस तकनीक से काफी शक्तिशाली बल उत्पन्न किया जा सकता था, जिससे शाओ यान प्रसन्न हुआ। शियाओ यान द्वारा अपनी ओर ध्यान न देते देख शियाओ निंग का चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसने अपने जबड़े कसकर बंद कर लिए और एक बार फिर शियाओ यान की ओर दौड़ पड़ा। हथेलियों को बाहर की ओर फैलाए हुए जियाओ यान ने पास आते हुए जियाओ निंग पर अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने होठों को एक क्रूर मुस्कान में बदल दिया। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे खुला और फिर अचानक बंद हो गया। उसकी हथेली से एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई। जुबान लेवल 2 तकनीक, वैक्यूम हैंड्स। शाओ यान का हाथ पास आते देख शाओ निंग ने अनजाने में अपने पैर जमीन पर और मजबूती से जमा लिए। हालांकि उसकी ताकत नाकाफी थी। उसने महसूस किया कि वह खींचा चला जा रहा है और मुके की ओर धकेल दिया गया। शाओ निंग का शरीर एक चाप में उड़ता हुआ शाओ यान की ओर बढ़ा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हालांकि शियाओ निंग का शरीर खींचा जा रहा था, फिर भी जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसकी मुट्ठियों में दो ऊंची संघनित होने लगी, उसने एक अशुभ हंसी हंसी। लोहे की मुट्ठियां। शियाओ निंग ने मुट्ठी भींचकर जोर से चिल्लाया। ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह बाहर निकला, जिससे हवा में एक गहरी गूंज पैदा हुई। अगर वह शियाओ यान के कंधे पर वार कर पाता तो उसकी बांह को भयानक चोट पहुंचती। शियाओ निंग को लगा कि शियाओ यान ने पलटवार की संभावना पर ध्यान ही नहीं दिया। आयरन फिस्ट्स, एक उच्च हुआंग स्तर की दो तकनीक जिसमें पर्याप्त शक्ति होती है। इसे सीखने और अभ्यास करने के लिए कम से कम 7 दुआन की डोची की आवश्यकता होती है। हवा में तीव्र ऊर्जा का अनुभव करते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुली और धीरे से सांस छोड़ी। अपने पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करते हुए उसने मन ही मन कहा, शून्य स्तर की दो तकनीक, अग्नि हथेली। दृढ़ विश्वास के साथ जोर से सोचते हुए जियाओ यान ने अपनी हथेली से चीखी एक लहर निकाली। धड़ाम। वातावरण में तनाव छा गया, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने निर्दयतापूर्वक शियाओ निंग की उड़ती हुई आकृति को पीछे धकेल दिया। शियाओ निंग पर लगे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ने तुरंत उसका चेहरा राख जैसा सफेद कर दिया। पूछी। दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिससे कुछ देर के लिए गतिरोध उत्पन्न हो गया। अंत में जियाओ निंग को पीछे की ओर धकेल दिया गया और वह 10 मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। जमीन पर उसका शरीर कांप रहा था और वह धीरे धीरे मुंह से खून थूकते हुए दर्द से कराह रहा था। पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुकी और फिर शांति से इधर उधर देखती हुई शाओ निंग को देखकर शाओ यान ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और शांत स्वर में कहा, तुम हार गई। अध्याय 43, शक्तिशाली शियाओ यान। शियाओ निंग को सीधे देखते हुए बिना कुछ कहे शियाओ यान चुपचाप मंच से चली गई। देखते ही देखते दर्शकों में हलचल मच गई। जो अभी भी पिछले सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे, उनके दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज होने लगी। युवा शियाओ कबीले के सभी सदस्य खून की उल्टी कर रहे शियाओ निंग को देखकर स्तब्ध रह गए। अपने समकक्ष होने के नाते वे शियाओ निंग की युद्ध क्षमताओं से भलीभांति परिचित थे। शियाओ कबीले की सबसे युवा पीढ़ी में शून्य के अलावा बहुत कम लोग शियाओ निंग का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन इस समय शियाओ यान ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। यह अप्रत्याशित परिणाम इतनी अचानक घटित हुआ कि सभी अचंभित रह गए। दर्शकों में बैठी जियाओ यू ने जल्दी से पराजित हुई जियाओ निंग को देखा। उसके सुंदर गाल हल्के लाल हो गए और वह इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर मुंह खुला रह गया, यहाँ तक कि उसका दिल भी सदमे में था। कुछ देर बाद जियाओ यू धीरे धीरे संभल गई। उसकी पतली सफेद गर्दन फिर से अपने स्वाभाविक गुलाबी रंग में लौट आई। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये बदमाश इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अपनी मूल डोची को पुनः प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हुए भी उसे नई दो तकनीक का अभ्यास करने का समय कैसे मिल गया? डॉट 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 हे युवा स्वामी शियाओ यान की डोची तो जबरदस्त है ही, उनकी दो तकनीकें भी बहुत निपुण हैं। शियाओ कबीले के मुखिया ने उन पर खूब समय बिताया होगा। अतिथि मंच पर हालांकि याफी मानसिक रूप से पहले से तैयार थी, लेकिन शियाओ यान के प्रदर्शन को देखकर वह दंग रह गई। उसने मोहक निगाहों से शियाओ जान का सामना किया, जो मुस्कुरा रहा था। यदि कोई गहरी दो तकनीक सीखना चाहता था तो उसे एक ऐसे प्रशिक्षक की आवश्यकता होती थी जो उस दो तकनीक की बारीकियों को जानता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि याफी का मानना था कि शियाओ जान ने शियाओ यान को निजी तौर पर यह तकनीक सिखाई थी। याफी की बात सुनकर जियाओ जान ने कड़वी हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वह जियाओ यान को दो जी सिखाना नहीं चाहता था, बल्कि वह जियाओ यान को इतनी रोचक दो तकनीकें सिखा ही नहीं सकता था। जियाओ कबीले की दो तकनीकों के बारे में उसकी जानकारी होने के बावजूद उसने ऐसी दो तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए जियाओ जान केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सका कि जियाओ यान द्वारा इस्तेमाल की गई दो तकनीक जियाओ वंश की नहीं थी। चूंकि यह हमारे कुल की दो तकनीक नहीं है, तो शियाओ यान ने इसे कहां से सीखा? शियाओ जान को संदेह हुआ और उसने जवाब की तलाश में कुल के विभिन्न विशेषज्ञों की ओर देखा, लेकिन उसे केवल कुछ अजीब सी निगाहें ही दिखाई दी जो उसकी ओर थीं। उनके चेहरों पर दिख रही निगाहों को देखकर जियाओ जान खाली निगाहों से देखता रहा और इससे पहले कि उसे उन निगाहों का मतलब समझ आता, उन्हें लगा कि उसने यानेर की मदद की है। होठों को सिकोड़ते हुए जियाओ जान को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और उसने अपनी नजरें अपने बेटे पर वापस टिका दी। इस बदमाश के पास रहस्यों की कोई कमी नहीं है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। डॉट 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 मंच पर शियाओ निंग का बेजान शरीर पड़ा रहा। दूसरे बुजुर्ग ने सदमे में असहाय होकर अपना सिर हिलाया और जटिल दृष्टि से शियाओ यान को देखा।
उस युवक ने कुछ देर के लिए अपना सिर झुकाया, उसके कोमल लेकिन युवा चेहरे पर शांति का भाव था। जीत के बाद भी उसके चेहरे पर घमंड या अहंकार का कोई निशान नहीं था। एक आह भरते हुए दूसरे बुजुर्ग ने अपनी सूखी हथेली ऊपर उठाई और जोर से यह घोषणा करने ही वाले थे कि मैच समाप्त हो गया है, तभी अचानक उनका चेहरा बाईं ओर मुड़ गया। दूर से थोड़ी देर पहले जमीन पर लेटा हुआ शियाओ निंग अचानक जगुआर की तरह उछल पड़ा। उसके पैरों की जोरदार छाप लकड़ी के मंच पर पड़ते ही उसकी हल्की सी ऊर्जा तेजी से बढ़ गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और हर बार जब उसका पैर मंच पर पड़ता तो लकड़ी के टुकड़े उछल पड़ते। उसकी ठंडी निगाहें एक बार फिर शियाओ यान पर टिक गईं और उसका खून से सना हुआ मुंह और चेहरा पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया। तू कमीना है, अब तेरे नरक में जाने का समय आ गया है। जियो निंग, रुको। अचानक हुई इस घटना से दूसरे बुजुर्ग का ध्यान भटक गया, लेकिन उन्होंने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया। हालांकि उस समय शियाओ निंग का मन केवल क्रोध और घृणा से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने दूसरे बुजुर्ग की बात अनसुनी कर दी। दूसरे स्तर के ऊर्जा बढ़ाने वाले पाउडर का लाभ उठाते हुए उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए शियाओ यान को घूरा और तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़े। मैदान पर अचानक हुए बदलाव से दर्शकों में हलचल मच गई। अतिथि गैलरी में जियाओ जान और उसके आसपास के लोग समझ गए थे कि अभी अभी क्या हुआ है। जियाओ निंग के पास अब एक डोजी जितनी ताकत आ गई थी। उसने ची गैदरिंग पाउडर लिया है। ज्ञानवान याफी ने शाओ निंग की शक्ति में अचानक आई तीव्र वृद्धि को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। बोलते समय उसके आकर्षक चेहरे में बदलाव आ गया। तुम बदमाश हो। जियाओ जान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, जिससे उसके हाथों में बारीक दरारें पड़ गईं। उसने भयंकर नजर से पहले बुजुर्ग को घूरते हुए कहा, तुम बूढ़े, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारे पोते की जान भी मुआवजा नहीं होगी। फिलहाल शियाओ यान में शियाओ निंग की तुलना में कहीं अधिक क्षमता थी। यदि शियाओ निंग द्वारा नियमों के उल्लंघन के कारण यान एयर को मैच में गंभीर चोट लग जाती, तो भले ही शियाओ निंग को पहले बड़े सदस्य का समर्थन प्राप्त होता, कबीला उसे आसानी से नहीं छोड़ता। जब जियाओ जान ने पहले बुजुर्ग को घूर कर देखा, तो उनके झुर्रियों वाले चेहरे कांपने लगे। वे हकलाने लगे। अगर जियाओ यान पहले जैसा ही कमजोर होता, तो गंभीर चोट का कोई खास असर नहीं होता। लेकिन अब कुल उस व्यक्ति को छोड़ने से पहले पहले बुजुर्ग से भी मुंह मोड़ लेगा, जिसमें 2 हुआंग बनने की क्षमता थी। दूसरे बुजुर्ग की चीख का कोई असर नहीं हुआ। जियाओ निंग पहले ही जियाओ यान से एक हाथ की दूरी पर था और उसके हाथ डोची की मोटी परत से ढके हुए थे, जब उसने आयरन माउंटेन फिस्ट्स चिल्लाया। शक्ति में वृद्धि के साथ इस बार आयरन माउंटेन फिस्ट्स ने एक विशाल शॉकवेव उत्पन्न की, जो पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक बड़ी थी। उस जोरदार झटके से शियाओ यान के बाल पीछे की ओर उड़ गए, जिससे उसकी शांत लेकिन ठंडी काली आंखें दिखाई दी। शाओ निंग के वार का सामना करते हुए शाओ यान ने अप्रत्याशित रूप से पीछे कदम नहीं बढ़ाया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और धीरे धीरे एक मजबूत मुद्रा में आ गया। फिर कुछ देर रुकने के बाद वह धनुष की डोरी से निकले तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। दूसरे बुजुर्ग ने जब देखा कि शियाओ यान शियाओ निंग से सीधे टकरा गई है, तो गुस्से में अपना पैर पटका और हताशा में चिल्लाया, बेवकूफ। ऑक्टेन ब्लास्ट। अपने मन में दबी हुई चीख को दबाते हुए जियाओ यान की मुट्ठी दूसरे बुजुर्ग की भयभीत निगाहों के नीचे जियाओ निंग की मुट्ठी से टकरा गई। धड़ाम। दोनों मुट्ठियां हवा में टकराईं। अचानक शियाओ निंग का विकृत चेहरा एकदम पीला पड़ने लगा। एक बार फिर उसके मुंह से खून बहने लगा, जिससे उसका चेहरा लथपथ हो गया। चेहरे पर उदासीनता का भाव लिए शियाओ यान की आस्तीनें फड़फड़ाईं और उसने शियाओ निंग पर एक और मुक्का मारा, जिससे वह आंधी में पत्ते की तरह मैदान से बाहर गिर गया। ये दृश्य देखकर मंच पर खड़े दूसरे बुजुर्ग ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उस क्षण से काले वस्त्र पहने युवक की पीठ को देखते हुए वह रहस्यमय प्रतीत होने लगे। अध्याय 44। क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? शियाओ निंग को देखकर, जो मानो जीवन और मृत्यु के कगार पर खड़ा था, दर्शक एक बार फिर शांत हो गए। मैदान पर खड़े उस युवक को दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों की निगाहें मानो साक्षात शैतान हो। किसी को भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। सबने देखा कि शियाओ निंग को अचानक शक्ति का जबरदस्त उछाल मिला और फिर वह तुरंत हार गया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शक्ति में उछाल आने के बाद शियाओ निंग को एक ही मौके से इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा और वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। अतिथि मंच से मैदान को देखते हुए याफी ने अपने मोतियों जैसे सफेद हाथों से अपने लाल होठों को ढक लिया। उसके सुडौल स्तन हिलने लगे और उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। वाह, कितनी शक्तिशाली दो तकनीक है। ये किस स्तर की हो सकती है? जुबान स्तर की? ये कैसे संभव है? याफी चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसने इस संभावना पर विचार किया। जुबान स्तर की दो तकनीकें न केवल दुर्लभ थी बल्कि उन्हें सीखना भी बहुत कठिन था। कुछ देर बाद याफी धीरे धीरे वास्तविकता में लौट आए। एक बार फिर शियाओ यान की पिछली दो तकनीक के बारे में सोचते हुए उसकी भौहें तन गईं और उसे कुछ याद आया। अगर मुझे सही याद है तो शियाओ कबीले की सर्वोच्च दो तकनीक जुबान स्तर की तकनीक शेर की दरार है, जो जुबान स्तर की विधि रैगिंग लान के साथ आती है ना? मैंने जो देखा उसके आधार पर वह दो तकनीक निश्चित रूप से शेर की दरार नहीं थी। याफी ने अपने गोरे हाथों में धीरे से रखी हुई जेड रंग की चाय की प्याली को देखा। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है कि वह दो तकनीक उसे शियाओ जान ने नहीं सिखाई थी? उसकी खूबसूरत आंखें आलस से झपकी और उसने सिर को हल्के से झुकाकर शियाओ जान की ओर देखा। देखते देखते उसने शियाओ जान के चेहरे पर पल भर का सदमा देखा, जब उसे भी एहसास हुआ कि यह तकनीक उसके कुल की तकनीक नहीं है। अगर शियाओ जान ने उसे नहीं सिखाया होता तो? याफेई सोच रही थी। उसका सुविकसित सीना नीचे की ओर झुका हुआ था और उसके सुंदर नाखून चाय के कप पर जकड़े हुए थे। शियाओ यान द्वारा उन दो तकनीकों में दिखाई गई निपुणता को याद करते हुए वह मन ही मन सोचने लगी, तो फिर इस लड़के का कोई रहस्यमय शिक्षक है जो उसे उसके कुल की पीठ पीछे सिखाता है।
वरना इतने कम अनुभव के साथ इतनी जल्दी केवल कोशिश और गलतियों से जुबान स्तर की दो तकनीक में महारत हासिल करना असंभव है। जुबान स्तर की दो तकनीक सिखाने की क्षमता रखने वाले उस रहस्यमय व्यक्ति की शक्ति जरूर डोलिंग स्तर की होगी। हमें इस मामले की जांच करनी होगी। याफेई ने अपने गाल से पसीने की एक बूंद पोंछते हुए बड़े सलीके से अपना जेड रंग का चाय का प्याला नीचे रख दिया। शियाओ यान को ध्यान से देखते हुए उसने सोचा, ये छोटा सा बदमाश दिन ब दिन और भी रहस्यमय होता जा रहा है। मेरी जिज्ञासा कम नहीं हो रही। संक्षेप में, डो लिंग दाडोशी से एक स्तर ऊपर है, जहां शियाओ यान के पिता हैं। डॉट 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 डॉट। ओह, मेरा ये यानेर, इसे समझना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। याफी के बगल में बैठे जियाओ जान ने मन ही मन आह भरी। उनके बेटे ने पिछली दो तकनीक का इतना बढ़िया प्रदर्शन किया था कि उसे देखकर वे मन ही मन खुश हो गए थे। नुकसान के लिहाज से वह दो तकनीक जियाओ कबीले की जुबान स्तर की दो तकनीक शेर की दरार के बराबर थी। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए जियाओ जान ने गहरी सांस छोड़ी। उदास चेहरे के साथ उसने सोचा, मुझे डर है कि कोई मेरी पीठ पीछे यानेर को सिखा रहा है। लेकिन उसे कौन सिखा रहा है? जियाओ जान ने ठुड्डी खुजाते हुए जवाब दिया। वह दूर खड़ी शुनेर की ओर देखे बिना नहीं रह सका। इस समय छोटी बच्ची अपने हाथों से अपने गालों को टिकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह सबकी नजरों के बीच खड़े जियाओ यान को देख रही थी। क्या ये वही हो सकती है? उसके मन में जिज्ञासा का बीज बोया गया। शुनेर और शियाओ यान की घनिष्ठता के बारे में सोचते हुए शियाओ जान ने उस विचार को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश की। डॉट 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 डॉट। मंच पर शियाओ यान ने गहरी सांस ली क्योंकि उसकी कठोर भुजाएं धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट रही थीं। यहां तक कि उसकी आस्तीनें भी धीरे धीरे नीचे गिरकर रेशमी मुलायम कपड़े में तब्दील होने लगी थीं। अपना सिर घुमाते हुए शियाओ यान ने शियाओ यू की ओर देखा, जो बेहोश शियाओ निंग को उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। शियाओ यान ने उदासीनता से देखा और उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। अगर उसने दो जुबान स्तर की दो तकनीकें न सीखी होती तो शियाओ निंग के हमले से उसका दाहिना हाथ टूट गया होता। चूंकि दूसरों ने उस पर दया नहीं दिखाई तो उसके पास मूर्ख अच्छा इंसान बनने का कोई कारण नहीं था। अपने हाथों को वापस जेब में डालते हुए जियाओ यान अवाक खड़े दूसरे बुजुर्ग के पास से गुजरते हुए पूछा, लड़ाई खत्म हो गई है ना? दूसरे बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और होश में आकर एक बार सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने युद्ध समाप्त होने की घोषणा करना शुरू किया, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। रुको। प्लेटफॉर्म के नीचे शियाओ यू खून से लथपथ शियाओ निंग को उठाए खड़ी थी। उसकी आवाज नफरत से भरी हुई थी। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शियाओ यू, तुम क्या चाहते हो? बेहोश शियाओ निंग को कबीले के एक अन्य सदस्य को सौंपकर शियाओ यू जोर से चबूतरे पर कूद पड़ी। शियाओ यान के प्रति उसकी घृणा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। शियाओ निंग तुम्हारा बड़ा चचेरा भाई है, तुमने उसे इतनी बेरहमी से कैसे पीटा? शियाओ यू के सवालों को सुनकर शियाओ यान ने एक क्रूर मुस्कान के साथ ताना मारा। हालांकि यह सिर्फ एक चुनौती थी, उसने नियमों का उल्लंघन किया। एक बार हारने के बाद उसने क्यूई गैदरिंग पाउडर का सेवन किया और उस शक्ति से भरपूर अवस्था में मुझ पर हमला किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने मुझ पर दया दिखाई? अगर मैंने विरोध नहीं किया होता तो क्या तुम मेरे घायल होने पर क्रोधित होते? क्या शियाओ निंग इंसान है जबकि मैं शियाओ यान नहीं? शियाओ यू, मेरे प्रति पक्षपात करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? जैसे रस्सी पर बंधे पटाखों की बौछार हो रही हो, शियाओ यू का दिमाग सुस्त पड़ गया। उसके सुंदर लाल गाल पहले तो सफेद पड़ गए, फिर गुस्से से लाल हो गए। अपने घमंडी रवैये के कारण उसे पहले कभी सार्वजनिक रूप से डांट नहीं पड़ी थी। गुस्से को शांत करने के लिए उसने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बातों की परवाह नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाई है। तो अब मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। शियाओ यू, अपनी चुनौती वापस ले लो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। ये प्रतियोगिता दो उज़े से नीचे के स्तर के लोगों के लिए है, तुम इसके योग्य नहीं हो। दूसरे बुजुर्ग ने बगल से फटकार लगाई। शियाओ यू पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से से अपने होंठ दबा लिए और शियाओ यान को घूरते हुए कहा, कहीं तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत तो नहीं करते? यह मूर्ख महिला। मन ही मन क्रोधित होते हुए जियाओ यान ने गुस्से में बड़बड़ाया। जियाओ निंग के साथ पहले ही हुए युद्ध में उसकी बहुत सारी डोऊची ऊर्जा खर्च हो चुकी थी और अब उसे एक तृतीय श्रेणी के डोऊजे से लड़ना था। स्पष्ट रूप से वह नुकसान में था। क्या तुम में किसी महिला से चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है? शाओ यान को ठंडी निगाहों से देखते हुए शाओ यू को थोड़ी खुशी महसूस हुई और उसने खुलेआम उसका उपहास किया। अपने अंगूठे से अपनी नाक को सहलाते हुए शियाओ यान के होंठ हल्के से फड़फड़ाए और उसकी काली पुतलियां अशुभ रूप से चमक उठी। जैसे ही जियाओ यान लंबी टांगों वाली महिला को पीटने के लिए खुद को तैयार करने लगा, चांदी की घंटी जैसी हंसी सुनाई दी और कोई धीरे से मंच पर आ गिरा। अचानक मंच से एक आवाज सुनाई दी, चचेरे भाई शियाओ यू, भाई शियाओ यान पहले ही थक चुके हैं और फिर भी आप उन्हें चुनौती दे रहे हैं। क्या आप उनका फायदा उठाना चाहते हैं? चचेरे भाई शियाओ यू, अगर आप सच में किसी से लड़ना चाहते हैं तो क्यों ना आप शून्य को अपने साथ खेलने दें। अध्याय 45 समापन। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी, तभी वह युवती ऊंचे चबूतरे पर कूद गई और शियाओ यान के बगल में जा गिरी। उसकी खूबसूरत आंखें कोमल भाव से घूमी और उसके प्यारे लाल होठों पर एक मनमोहक मुस्कान फैल गई। शूनेर को उछलते हुए देखकर शियाओ यान ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाईं और पूछा, तुम्हें यहाँ दौड़कर आने की क्या जरूरत थी? शूनेर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। कोई जवाब न देते हुए उनकी नजरें शियाओ यू पर पड़ी, जिनके चेहरे पर अब एक जटिल भाव था। मुस्कुराते हुए शूनेर ने कहा, शियाओ यू बियाओ जी, शियाओ यान की तुलना में आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है और आप जियानान अकादमी में प्रशिक्षण लेने भी गए थे। इन परिस्थितियों में ये चुनौती थोड़ी अनुचित है।
अगर शियाओ यू बियाओ जी को तनाव कम करने के लिए किसी की जरूरत है तो शुनेर खुशी खुशी आपकी मदद करेंगी। ये सुनकर शाओ यू का आकर्षक चेहरा गंभीर हो गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शाओ यान को तीखी निगाहों से देखते हुए उसने ताना मारा और कहा, कहीं तुम सिर्फ औरतों के पीछे छिपना ही तो नहीं जानते। शाओ यान की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उस पल वह बस इस औरत को जमीन पर पटक कर उसे अपमानित करना चाहता था। बस करो। जब तीनों बहस कर रहे थे तभी दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में चिल्लाकर तीनों को अपने सारे शब्द निगलने पर मजबूर कर दिया। गुस्से से भरे दूसरे बुजुर्ग ने उदास चेहरे के साथ उनकी ओर कदम बढ़ाया। शियाओ यू की ओर मुड़कर उन्होंने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, इस मंच पर तुम्हें किसी को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत वापस जाओ। अगर तुमने चल रहे समारोह में और बाधा डाली तो तुम्हें 1 महीने तक अपने घर में ही रहना पड़ेगा। शाओ यू पर अपना क्रोध निकालने के बाद दूसरे बड़े ने राहत की सांस ली। अपना सिर घुमाकर उन्होंने असहाय होकर शुनेर को देखा, जो अपने सुंदर काले बालों की एक लट को घुमा रही थी, और उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, युवा शुनेर, आपको भी नीचे उतर जाना चाहिए। आपकी चुनौती भी नियमों के विरुद्ध है। शुनेर ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। अपनी कोमल ठुड्डी हिलाते हुए वह मंच से जाने के लिए मुड़ गई। फिर वह शाओ यान की ओर मुड़ी और चुपचाप एक अजीब सा चेहरा बनाया, जिससे वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि हंसे या रोए। दूसरे बड़े ने गुस्से से उसे फटकारा, अपने लाल होठों को काटते हुए। आकर्षक शियाओ यू को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ बार पैर पटके और फिर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जाते हुए कहा, छोटे बदमाश, बस देखते रहो। हास्यास्पद अंत देखकर दूसरे बुजुर्ग ने एक लंबी आह भरी। उन्होंने अपना सिर घुमाकर मासूम चेहरे वाले अपराधी की ओर देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए दूसरे बुजुर्ग मंच पर खड़े हुए और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चिल्लाए, शाओनिंग ने गैरकानूनी रूप से गोली ली है, इसलिए आज से उसे 3 महीने के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। बुजुर्ग के बोलते ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्होंने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, चुनौती समाप्त हो गई है, शाओ यान जीत गया है। जो कुछ हुआ उसकी अनावश्यक व्याख्या के बारे में जियाओ यान ने वास्तव में कोई राय व्यक्त नहीं की। वयस्कता समारोह के समापन की घोषणा सुनने के बाद वह मंच से नीचे उतर गया। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग उस युवक को घूर रहे थे। अपने कबीले के लोगों की भयभीत निगाहों को देखकर जियाओ यान मन ही मन हंसते हुए अपनी नाक खुजला रहा था। डॉट 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 शाओ यान का समारोह समाप्त होने के बाद कबीले के कई सदस्य मंच पर आए। हालांकि शाओ यान के प्रदर्शन की छाया में अन्य सदस्यों की उपलब्धियां फीकी पड़ गईं। अंत में शुनेर मंच पर आई और उन्होंने काफी हलचल मचा दी। 15 वर्षीय डोजे की यह उपलब्धि शाओ यान की पिछली उपलब्धि से बस थोड़ी ही कम थी। हालांकि शुनेर की उपलब्धि काफी उल्लेखनीय थी, लेकिन समारोह में उपस्थित कई लोग जानते थे कि वह कुल की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा थी। इसलिए भले ही वे चौंक गए थे, लेकिन शाओ यान के प्रदर्शन के अंत में उन्हें जो झटका लगा था उसकी तुलना में उनका आश्चर्य काफी कम था। युवावस्था में प्रवेश का समारोह सुबह से लेकर दोपहर तक चला। अंत में मैदान प्रशंसा की आवाजों से गूंज उठा, फिर जल्दी ही खाली हो गया। हालांकि व्याकुल निगाहें काले वस्त्र पहने उस युवक को टकटकी लगाए रहीं, जिसने अभी अभी एक चमत्कार कर दिखाया था। युवावस्था समारोह के अंत को देखते हुए शियाओ यान ने एक गहरी आह भरी। ये सब निगाहें उसके लिए असहनीय थीं। सिर हिलाते हुए वह उठकर जाने लगा। आज शाओ यान गेगे के प्रदर्शन ने सचमुच लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। पास ही एक मनमोहक खुशबू आए और शुनेर की मधुर चांदी की घंटी जैसी हंसी शाओ यान पर छा गई। अपनी नाक को छूते हुए शाओ यान हंसने लगा। शुरू में तो मुझे भी यही लगता था कि शियाओ यान गेगे को कोई भी दो तकनीक नहीं आती, लेकिन किसने सोचा था कि तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह छिपा कर रखोगी। अपने कोमल हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए शुनेर शियाओ यान के पीछे पीछे चल रही थी और अपना सिर थोड़ा एक तरफ झुकाए हुए थी। उसकी मुस्कान भावों से भरी हुई थी। हाँ, मैं तुम्हारे जितना गुप्त नहीं हूँ शुनेर। पिछली बार डो टेक्निक हॉल में वह डो टेक्निक भी इतनी आम नहीं थी। शियाओ यान के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े और वह बोला। ये सुनकर शुनेर रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और वह जोर से हंसते हुए बोली, शियाओ यान गेगे का ज्ञान वाकई संतुलित है। अगर आप वाकई उन दो तकनीकों में रुचि रखते हैं तो शुनेर आपको सिखा सकती है। कंधे उचकाते हुए जियाओ यान ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ। क्यों, विधि के बारे में क्या ख्याल है? जियाओ यान का इनकार शुनेर के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन उसकी काली और बुद्धिमान आंखें एक विचार आने से पहले ही घूम उठी। रुककर जियाओ यान ने आंखें सिकुड़ते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, क्या हम 5 दिनों में ची विधि हॉल में ची विधियों की खोज करने नहीं जा सकेंगे? शियाओ कबीले की सबसे उन्नत तकनीक तो बस एक मध्यम स्तर की जुबान ची विधि है, रैगिंग लान। और शियाओ यान इसे सीखने के योग्य भी नहीं है। जुनेर ने अपने छोटे से हाथ से अपने पतले काले बालों की एक लट को हटाया। उसने अपने छोटे से होंठ सिकोड़े और ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच समझकर बोल रही हो। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, जुनेर शियाओ यान के लिए एक उच्च स्तरीय जुबानची विधि सीखने की कोशिश कर सकती है। कैसा रहेगा? ये लड़की वाकई बहुत अमीर है, उच्च जुबान स्तर की, कम से कम कुछ लाख तो खर्च होंगे ही। मन ही मन आह भरते हुए जियाओ यान ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अगर संयोग से उसकी मुलाकात याओ लाओ से न हुई होती तो शायद जुनेर और उसके बीच की दूरी को कम करना उसके लिए काफी मुश्किल होता। भले ही उसकी जन्मजात प्रतिभा में कोई कमी न हो, लेकिन जुनेर की रहस्यमय पृष्ठभूमि ऐसी थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने चुपके से उस सादी और अलंकृत अंगूठी को सहलाया। उसके मन में शांति भर गई, क्योंकि वह जानता था कि यह अंगूठी ही उसके फिर से मजबूत बनने का राज होगी। शुनेर की ओर देखते हुए शियाओ यान हंस पड़ा। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए उसकी कोमल आवाज में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था, कोई जरूरत नहीं। ये लड़का अपनी ताकत के दम पर ही ताकतवर बनेगा।
TL, गे भाई। शून्य रुक गई। अपनी पैनी नजरों से पलकें झपकाते हुए उसने शियाओ यान की स्थिर पीठ को घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद वह अचानक मुस्कुराई, लगता है आखिरकार शियाओ यान तुम्हारे पीछे वाकई कोई रहस्यमयी शख्स है। हाँ, क्या मुझे इसकी जांच करनी चाहिए? कुछ उदास भाव से उसने अपनी उंगली माथे पर रखी। कुछ देर स्थिर खड़े रहने के बाद शून्य ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। भाई शियाओ यान को दूसरों का दखलंदाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चूंकि इस रहस्यमय शिक्षक ने उसे इतना कुछ सिखाया है, इसलिए शायद वह भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।